नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय परमात्मा राजेश। की कृपा आज नहीं की है। थैंक यू ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकार की वर्कशॉप करवानी। क्योंकि ज्यादातर वर्कशॉप जो है वो स्टेप बेस्ड होती हैं या टॉपिक बेस्ड। जो स्पीकर मीटिंग है उनका बेस भी यही रहता है, और जो दूसरी तरीके की मीटिंग होती है उनका बेस भी यही रहता है कि टॉपिक पे करवा लो या स्टेप पे करवा लो। लेकिन है ट्रेडिशन और कंसेप्ट पे बहुत कम मीटिंग देखने को मिलती है। तो सबसे पहला आभार तो इस सर्विस टीम का है। आप लोगों का आभार भी है और आप लोगों को साधुवाद भी है। एक बहुत नेक काम करवा रहे हो भाई अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए। और ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि स्टेप का पहली बात, मेरे जैसा मेंबर जो है वो स्टेप पर जाने की झिझक होती है उससे। जैसे कि दिसंबर 1938 में स्टेप बिल ने लिखे थे और 1939 10 अप्रैल 1939 बुक पब्लिश हुई। स्टेप आ गए हम लोगों के पास रिकवरी के लिए। एक पैरामीटर हम लोगों ने अचीव कर लिया था कि अगर मेरे को हैप्पी फ्री और जॉयसी वाली रिकवरी चाहिए तो मुझे कदम करने हैं, और ये मेरे अपने लिए है। और फिर वो दिक्कतें परेशानियां जो भी आई 1945 एंड में या 1946 में शुरुआत में, बिल जो है वो लॉन्ग फॉर्म ट्रेडिशन की उन्होंने जो भी ग्रुपों से एक्सपीरियंस निकल के आया था उन 10 सालों में, उसे उसे उन्होंने परंपराओं के रूप में परोया। और पहले मतलब उनका नाम भी उन्होंने इस प्रकार से रखा कि अगर अल्कोहलिक एनोनिमस का फ्यूचर सिक्योर करना है तो 12 बिंदु हैं जिनको आधार मानकर ग्रुप जो है वो अपने आप को सुचारू रूप से चला सकते हैं। 1947 में शॉर्ट फॉर्म हुई और 1950 में 1950 में ये पब्लिक मतलब फेलोशिप ने अडॉप्ट भी कर ली। अब ये सब कुछ है, अल्कोहलिक एनोनिमस के पास 12 कदम है, 12 परंपराएं, अब जरूरत नहीं है। लेकिन अचानक हमारे को फाउंडर बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर बॉब, और बिल एकदम हतोत्साहित हो जाते हैं। हतोत्साहित होने का कारण था कि एक इन्होंने 1938 में अगस्त में एक छोटा सा इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया था, एल्कोहलिक फाउंडेशन उसका नाम रखा था। बोर्ड भी बोल सकते हैं उसको, जिसमें 3 नॉन एल्कोहलिक ट्रस्टी और 2 एल्कोहलिक ट्रस्टी। और उनका काम मतलब सारा काम उनको सौंप रखा था। सारी की सारी अथॉरिटी जो है वो उन लोगों को दे रखी थी, जिनमें डिकर चर्सन, थैंक ओमोस और जॉन वुड, तीन ही ए क्लास ट्रस्टी थे। और डॉक्टर बॉब और बिल्लार ने पी ली थी। तो उसकी जगह हैरी ब्रिक को बनाया इन्होंने बी क्लास ट्रस्टी, उसने भी पी ली थी। लेकिन ये 5 लोगों का एक बोर्ड था जो कि पूरी अल्कोहलिक एनोनिमस को देख रहा था। सारी की सारी अथॉरिटी उस छोटे से बोर्ड के पास थी, जिसका नाम इन्होंने अल्कोहलिक फाउंडेशन रखा हुआ था। ऑफिस बोल देते थे, कुछ भी बोल देते थे। अब बिल को समझ आने लगा कि अगर बोर्ड को कोई दिक्कत आ रही है, ट्रस्टों को कोई दिक्कत आती है तो बिल बॉब के पास आ रहे हैं, ग्रुपों को कोई दिक्कत आ रही है तो बिल बॉब के पास आ रहे हैं। वो बिल मिड में खड़ा है, मतलब बीच में खड़े। अब उसने देखा कि यार ये तो जुड़ा ही नहीं है आपस में। और जो विजन बिल डब्ल्यू को जो चीज नजर आने लगी वो फेलोशिप में किसी को नजर नहीं आई, क्योंकि किसी प्रकार का समर्थन जो हो बिल डब्ल्यू को, खासकर ये कॉन्फ्रेंस या कंसेप्ट बनाने में या ये कॉन्फ्रेंस वाले स्ट्रक्चर को लाने में कहीं से कोई समर्थन नहीं था। सबसे पहले बिल ने ट्रस्टियों को समझाने की कोशिश करी कि यार कॉन्फ्रेंस बना लेते हैं, जुड़ जाएगी अल्कोहलिक एनोनिमस। मतलब ग्रुप जो है वो कम से कम भी बोर्ड से जुड़ जाएंगे। बीच में कनेक्ट नहीं है। आज भी कुछ ऐसा ही है, खैर आज भी है। बोलने को तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ग्रुप में कितने मेंबरों को पता है हमारे ट्रस्टियों के नाम क्या है या बोर्ड क्या काम करता है। लेकिन कहने का मतलब वो तो है ही नहीं ना, बना ही नहीं है। एक तो हम करना नहीं चाह रहे हैं और उससे हम बना नहीं चाह, दो बातें। और जब 1949 में पता लगा जी कि अब तो चले जाएंगे डॉक्टर बॉब, तब तो और भी बिल को थोड़ा और ज्यादा चिंतित हुए। और उन्होंने हर तरीके से, मतलब फेलोशिप से कोई मदद नहीं मिली, ए ग्रुपों से कोई मदद नहीं मिली, मेंबरों से कोई मदद नहीं मिली, ए फ्रेंड से कोई मदद नहीं मिली, हमारे ट्रस्टियों से कोई मदद नहीं मिली। बीडब्ल्यू ने बहुत यात्राएं करी। फिर बीडब्ल्यू ने निकाली भाई साहब किताबें जो उन्होंने लॉ के टाइम पढ़ी थी, और लॉ की सारी किताबें निकालकर उन्होंने अध्ययन करा था बकायदा ट्रस्ट के ऊपर कि ट्रस्ट बनता कैसे है। और लियोनार्ड हॉरिसन और बर्नार्ड स्मिथ थे दो मान विभूतियां। जैसे उसमें हम बोलते हैं ना कि बुक बनाने में है कि या दो चार पांच लोगों का हम नाम लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये दो लोग जो थे, लियोनार्ड हॉरिसन और मिस्टर बर्नार्ड स्मिथ, इन दोनों लोगों ने, और जो उस टाइम की सेक्रेटरी थी शायद हेलन जी थी, ये दो चार पांच लोगों का ही समर्थन मिला। अब हमारे पास जब ये कॉन्फ्रेंस का डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर में, खैर मैं तो रो पड़ा था उसको पढ़ते हुए, जब वो लास्ट मीटिंग हुई है जो इन दोनों के बीच में
बिल और डॉक्टर बॉब के बीच में जो लास्ट मोमेंट हुआ है, जहां हम कीप इट सिंपल वर्ड जो निकल के आया था, वो बड़ा मतलब मार्मिक सा बड़ा, जिसने लिखा भी है उसने बहुत अच्छा लिखा है कि एक आदमी मरने जा रहा है भाई साहब, उसके समर्थन की क्यों जरूरत है। लेकिन बिल डब्ल्यू का ये बहुत बड़ी बात है यार, ये पता नहीं कितना ऊंचे दर्जे की आध्यात्मिकता है कि किसी व्यक्ति को ये पता है कि इसकी डेथ हो जाएगी, फिर भी उससे हाँ कहलवाना चाहते थे कॉन्फ्रेंस के लिए, और एक्सपेरिमेंटल बेस पे कर लो, जैसे डॉक्टर बॉब ने बोला था यार एक्सपेरिमेंट करने दो भाई इसको, अगर नहीं सक्सेस होता है कॉन्फ्रेंस का स्ट्रक्चर तो वापस लौट आएंगे, दिक्कत क्या है। तुम्हारे पुराने स्ट्रक्चर पे 51 52 53 1951 1952 53 54 ये एक्सपेरिमेंटल बेस पर हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब वो तो जैसे रिजल्ट मेरा तो बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट मिला। अब ये जो कंसेप्ट है ये क्यों जरूरी है, सबसे पहली तो बात आती है कि कंसेप्ट क्यों जरूरी है। मेन चीज ये है कि अगर हम कंसेप्ट के प्रारूप को पिछले को देखें, कि पहले कंसेप्ट को देखें कि कलेक्टिव कॉन्शियस में, मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेट अथॉरिटी और फाइनल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कलेक्टिव कॉन्शियस में है, यानी कि कलेक्टिव कॉन्शियस से भी ऊपर आ जाते हैं कि ग्रुप जो है उनके पास अंतिम जिम्मेवारी और सर्वोच्च अधिकार है पूरे अल्कोहलिक एनोनिमस को चलाने के लिए। क्या चाहिए भाई को चलाने के लिए? पैसा। ग्रुपों के माध्यम से जो किटी और लिटरेचर सेल के माध्यम से जो पैसा है वो पूरे ए को चलाता है जो ग्रुप से जाता है, और कोई आय अर्जित करने का कोई साधन नहीं है। नंबर टू, ग्रुप कॉन्शियस, जिससे पूरा अल्कोहलिक एनोनिमस चलता है वो ग्रुपों से जाता है। नंबर दो पे हो गया। नंबर तीन, लीडर, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है लीडर। जो हमारे डेलीगेट हैं, जो हमारे आरटी हैं, या जो हमारे ट्रस्टी और डेलीगेट है ना, जब हम आईजीआर को पहले इन्फॉर्म करेंगे ना तो वो भी मतलब ऊपर जो लोग जाते जाएंगे या नीचे जो लोग जाते जाएंगे, अगर ग्रुप पहले इन्फॉर्म करके भेजें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो तीन चीजें मूलभूत अल्कोहलिक एनोनिमस को चाहिए, उनकी अंतिम जिम्मेदारी और सर्वोच्च अधिकार जो है ग्रुपों के पास है। ये कंसेप्ट वन। लेकिन दूसरे कंसेप्ट में अगर डेलीगेशन नहीं करा इन तीन चीजों का, या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं करा ग्रुपों ने, तो कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। जितने बढ़िया लीडर हो हमारे पास, जितने बढ़िया तरीके से हम लोगों ने पैसा अर्जित करने का मतलब अच्छी तरीके से हमने किट्टी में उगाई हुई कर रहे हैं, लिटरेचर सेल अच्छी करें, अगर डेलीगेशन नहीं कर रहे हैं, अपने पास होल्ड करके चीजों को रख रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। बढ़िया से बढ़िया तरीके से संचालन कर लो, लेकिन वो डेलीगेशन बहुत ज्यादा जी। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे देते हैं, हम जिम्मेवारी दे देते हैं, अथॉरिटी होल्ड करके रखता है आदमी। पता नहीं मेरे जैसे अल्कोहलिक की प्रवृत्ति भी होती है, अधिकार अपने पास रखेगा, जिम्मेदारी आपको दे देगा, काम तो आपने करना है लेकिन अधिकार नहीं आपको। तो जितनी भी ये तीन चार चीजें ग्रुपों के पास है, सारे का सारा डेलीगेशन जो है वो सेकंड कंसेप्ट में हम लोग कर देते हैं। थर्ड कंसेप्ट में राइट ऑफ डिसीजन, और थर्ड कंसेप्ट में सबसे बेहतरीन एक चीज क्या है, ये जो डायग्राम पिछली बार डिस्कस भी करा था अनुराग जी ने बहुत अच्छे तरीके से, और उस चीज के बारे में बताया था कि ये में जो चीजें होती है ना अल्कोहलिक एनोनिमस में, वैसे इसको ना एक एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें हम लोग, कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम अल्कोहलिक एनोनिमस में हम लोगों को आती है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई, तो उस चीज को, उस प्रॉब्लम को कैसे हल करना है। अगर तीनों ही कंसेप्ट को हम मिला के उस चीज को देखने की कोशिश करें कि कोई एग्जांपल लें, तो अगर एग्जांपल लें तो मान लो एक ग्रुप ने एक कमेटी बनाई, कोई एनिवर्सरी मनानी है, और ग्रुप ने क्या करा, एक कमेटी बनाई। अब तीनों ही कंसेप्ट के चारों कंसेप्ट को एक एग्जांपल से लेते हैं हम, कि ग्रुप ने एक एनिवर्सरी मनानी थी और उन्होंने क्या करा कि एक कमेटी फॉर्म कर ली, 50 आदमी मेंबर का ग्रुप है, और एक कमेटी बना ली, और कमेटी को उन्होंने जो 8 मेंबरों की कमेटी बना दी, 8 मेंबरों की कमेटी को उन्होंने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी, और पैसा भी डेलीगेट कर दिया कि भाई साहब आज के बाद आप जो है इस एनिवर्सरी को बेहतर तरीके से बनाओ। अब हुआ क्या कि उन्होंने भी 2 कमेटियां बना दी, जैसे उन्होंने प्रोग्राम कमेटी और फूड कमेटी अलग अलग बना दी। प्रोग्राम कमेटी तो सही तरीके से काम कर ली थी, लेकिन फूड कमेटी में जो 4 मेंबर थे उनके बीच में समन्वय नहीं बन पाया, क्योंकि उनके बीच में हल्का सा आपस में हुआ कि उनकी सहमति नहीं बन पाई कि खाना कैसा करना है हम लोगों ने। अब थर्ड कंसेप्ट ही नहीं, दोनों ही कंसेप्ट तीनों से लेके चलते हैं हम। पहला कंसेप्ट क्या है, ग्रुप के पास फाइनल अंतिम जिम्मेवारी और सर्वोच्च अधिकार था, उन्होंने ग्रुप ने अपना अधिकार और जिम्मेदारी जो है वो कमेटी को डेलीगेट कर दी सेकंड कंसेप्ट में।
अब थर्ड कंसेप्ट के द्वारा जो दिक्कत आ रही है फूड कमेटी को, इन्होंने सॉल्व करनी है। तो नंबर एक, या तो वो कमेटी खुद निपटाए, जो 4 आदमियों की कमेटी है। नंबर 2, वो रिपोर्ट करे। रिपोर्ट किसको करे? वो जो 10 आदमियों की, 8 आदमियों की कमेटी बनाई थी, वो कमेटी के पास जाए। जो 10 लोग हैं पीछे कमेटी में बैठे हुए, सारे जो कमेटी मेंबर है उनके पास जाए, यार ये दिक्कत हो रही है, मैं कह रहा हूँ छोले बनाने हैं, ये कह रहे हैं मटर पनीर बनाना है, हमारी आपस में सहमति नहीं बन पा रही है, तो क्या करना चाहिए? ऐसा कोई भी, मतलब ये तो मैं वैसे ही एक एग्जाम्पल देके बात कर रहा हूँ। तो नंबर 2 में जो इसने आउट बोला है कि नंबर 2 में फिर रिपोर्ट करके, या फिर कमेटी में भी नहीं बनी बात तो फिर ग्रुप के पास आएंगे हम दोबारा। लेकिन नंबर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक टू कमेटी। किसी दूसरे ग्रुप में वैसा फंक्शन कराए, उनके पास कोई एक्सपीरियंस है या अनुभव है, या मेंबर का क्या एक्सपीरियंस है, उनसे पूछ लो कि भाई साहब इस प्रकार की कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो किस प्रकार से हम लोग जो है वो इस प्रॉब्लम से निकलते हैं। और नंबर 4 सबसे बढ़िया चीज क्या है कि कोई डेलीगेट, ट्रस्टी, जीएसओ, गाइडलाइन, पॉम्पलेट में कोई खास दिशा निर्देश, या इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आती है तो इस प्रकार के दिशा निर्देश क्या लिखे हुए होते हैं। तो जब ये 3 कंसेप्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम पहुंचते हैं फिर चौथे कंसेप्ट के ऊपर, और चौथा कंसेप्ट है हमारा राइट ऑफ पार्टिसिपेशन। अच्छा, ये पहला कंसेप्ट है जिसमें स्टेप, ट्रेडिशन और कंसेप्ट आपस में जुड़ जाता है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है, अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं। लेकिन अगर चौथे कंसेप्ट को मैं देख, चौथा कदम, चौथी परंपरा और चौथी धारणा आपस में जुड़ते हैं। कैसे? क्योंकि चौथा कदम क्या था कि वो सर्चिंग और फियरलेस मॉरल इन्वेंटरी ली थी मैंने अपनी, मैंने ली, मुझे मेरा माई पार्ट पता लगा, माई पार्ट पे मैंने 4 to 9 करा, चौथे से 9वां कदम मैंने अपने माई पार्ट पे करा, और मेरे अंदर ह्यूमिलिटी आई। ह्यूमिलिटी आने के बाद मैं परंपराओं में प्रवेश कर गया। जब मैंने परंपरा करते हुए चौथी परंपरा पे पहुंचा तो मुझे पता लगा कि ग्रुप भी अहंकारी हो सकता है। ऑटोनॉमी के नाम से ग्रुप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा, अपना अधिकार समझेगा, और किसी भी प्रकार के ऐसे डिसीजन ले लेगा जो ए हो या दूसरी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ग्रुप को भी अपनी इन्वेंटरी लेके अपने अंदर ह्यूमिलिटी लाना जरूरी है। अगर ग्रुप के अंदर ह्यूमिलिटी आती है तो ह्यूमिलिटी आने का मतलब ये है कि वो अपनी ईगो पे काम करके हम्बल हो जाएगा। मेरी ह्यूमिलिटी, मेरे ग्रुप की ह्यूमिलिटी, जब ये दो विनम्रताएं आपस में मिल जाती है ना, तो फिर मैं राइट काइंड पार्टिसिपेशन की तरफ बढ़ जाता हूं, यानी कि मुझे पार्टिसिपेशन शब्द का पता लगता है। और चौथा कंसेप्ट है हम लोगों का, चौथा कंसेप्ट, तो चौथा कंसेप्ट है कि थ्रू आउट अवर कॉन्फ्रेंस स्ट्रक्चर वी ought maintain at all responsible level a traditional right of participation, taking care that each classification or group of our bird service shall be allowed a voting representation in reasonable proposition to the responsibility that each must discharge. इसका प्रिंसिपल है इक्वलिटी। मतलब चौथे कंसेप्ट का जो प्रिंसिपल है वो है इक्वलिटी। पार्टिसिपेशन भी है लेकिन इक्वलिटी भी है, बराबरता है, कि हमारा जितना भी कॉन्फ्रेंस का पूरा ढांचा है वो इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमारे विश्व जो सेवक हैं उनका हर वर्ग या समूह या उनके द्वारा पूरी की जाने वाली जिम्मेदारियां, अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है तो उनके हिसाब से, जिम्मेदारी के हिसाब से उचित वोटिंग प्रतिनिधित्व उन लोगों को मिलना चाहिए। जितनी उनकी जिम्मेदारी है उसके बराबर कम से कम भी उनको वोटिंग राइट मिले। और ये पारंपरिक चल रहा है। पारंपरिक होता है, ट्रेडिशनल क्या होता है, जो पहले से, मतलब कंसेप्ट बनने से पहले भी कोई परंपरा ही चली आ रही है, मतलब वो कोई ये नहीं है कोई कंसेप्ट बनने के बाद आएगा, पीछे से चली आ रही जो चीज थी वो क्या था, सहभागिता का अधिकार, राइट ऑफ पार्टिसिपेशन। तो इस अधिकार को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितनी मात्रा में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उतनी मात्रा में राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, वोटिंग राइट जरूर देंगे मेंबर को। अगर वोटिंग राइट रोक लेगा कोई भी आदमी, वोटिंग राइट रोक लेगा, तो भाई साहब वो जो पहले वाला जब शुरुआत हुई थी अल्कोहलिक एनोनिमस की, वो तो वैसा होच पोच वाला मामला हो जाएगा। अब पहले ये समझते हैं कि पार्टिसिपेशन होती क्या है। हर एक अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर को भागीदारी का अधिकार मिला हुआ है। भागीदारी किसे कहते हैं भाई? किसी भी काम को जब हम सब मिलकर करते हैं और उसमें जो मेरा रोल होता है, मैं अपना अपना रोल प्ले करता हूं, या मेरा जो पार्टिसिपेशन होता है
उसे सच में भागीदारी कहते हैं, सहभागिता कहते हैं। मतलब आपस में मिलकर जिस कार्य को मैंने करा और मेरा भी जो उसमें पार्ट था, उसे पार्टिसिपेशन कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 9वां कंसेप्ट जो है ये आध्यात्मिक कंसेप्ट है। अब बात आती है राइट काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन, क्योंकि पीते टाइम तो ये दोनों चीजें गायब थी। पार्टिसिपेशन तो छोड़ दो, मेन चीज तो गायब थी कि राइट काइंड, क्योंकि मैं घर समाज काम धंधे में या तो मेरी सुनो मैं बताऊंगा वैसे करो, या फिर मैं करने नहीं दूंगा। मेरी बीमारी का पता लगा मेरे को, मेरी बीमारी है सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस की, और इस बीमारी में कोई भी व्यक्ति जो है वो समूह में मिलकर काम कर ही नहीं सकता। अब जब कदम करने के बाद मेरे अंदर ये बदलाव आता है, मेरे अंदर ह्यूमिलिटी आती है, तब मैं कम से कम भी पार्टिसिपेशन के लायक बनता हूं। कोई भी किसी भी जगह पे आप चले जाओ, आप देखते हो मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, यहाँ पर समाज हो, नागरिक हो, धंधा हो, कि मिलकर काम करना होता है ना, कि मिलकर काम करना सिखाया जाता है कि भाई साहब जब तक यूनिटी में रहकर इकट्ठे होकर काम नहीं करोगे, जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यहाँ एल्कोहलिक एनोनिमस में एक नया काम होता है। जब मैं एल्कोहलिक एनोनिमस की पहली मीटिंग में मैं एंटर हुआ, पहली मीटिंग में मेरे से नाम पूछा, आपका नाम? मैंने बोला जी राजेश। क्या समस्या है शराब की? हाँ जी। तो सर ने बोला हाय राजेश। अब ये हाय राजेश से मेरे को बिलोंगिंग हुई है एल्कोहलिक। और फिर वो 1-2 दिन में, शायद उसी दिन भी हो सकता है, 1-2 दिन में किसी बात पे चर्चा चल रही थी ग्रुप में, और मेरे को पूछा उन्होंने जी आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हो इसमें? अब मैंने घबराते हुए कहा जी मैं तो अभी मेरे को ये भी नहीं पता कि मैंने छोड़ दी थी या पी रहा था। अब मैं तो जी बिल्कुल नया हूं। उन्होंने बोला नए हो पुराने हो कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या बोलना चाहते हो इस पे, या हैंड रेज करवाने को बोला कि आप हैंड रेज करो भाई साहब। मेरे भी हाथ की इतनी वैल्यू थी जितनी 25 और 30 साल पुराने मेंबर की हाथ की वैल्यू थी, मगर मेरी पूरी वोटिंग भी नहीं जा रही है यहाँ। अब मेरे को सच में ऐसा था कि पिछले 15 सालों से मेरे घर वालों ने मुझे नहीं पूछा, मेरे समाज ने नहीं मेरे को पूछा, किसी भी आदमी ने मुझे पार्टिसिपेशन नहीं दिया। जहां मैं बोलना भी शुरू करता हूँ, कहते हैं भाई साहब आपको करो ना, आपको जैसे रिश्तेदारी में कहीं चले गए तो वो कहते हैं आप बोतल लो, आप पीछे बैठ जाओ भाई साहब, या इधर बैठ जाओ, या कोई ज्यादा जरूरी रिश्तेदारी है, मान लो कहीं मामा चाचा या फूफा बन के गए तो अलग तरीके से ट्रीट करते थे, नहीं तो लोग फिर चुप करवा देते थे। लेकिन यार यहाँ पर उल्टा मेरे को पार्टिसिपेशन मिला कि भाई साहब आप भी बुलाओ, बताओ आपकी क्या राय है। और ये चीज मेरे को अंदर से गदगद कर दिया ऐसी। मैंने कहा यार कमाल है, ये कौन सी जगह पे आ गया भाई साहब, मेरे मेरे को सुना जा रहा है। इवन बिल ने बोला है कि ज्यादातर लोग एल्कोहलिक नाम से हाफ हार्टेड डिजायर से आते हैं शराब छोड़ने। तूने पी रखी है नहीं पी रखी है, तू कह रहा तेरा नाम राजेश है, तू शराबी है, तू मेंबर हो गया भाई साहब एल्कोहलिक एनोनिमस का, और कोई चीज नहीं चाहिए। और हालांकि इस कंसेप्ट का सीधा मतलब वोटिंग राइट से है, लेकिन फिर भी हम लोग ये भी देखेंगे कि राइट काइंड पार्टिसिपेशन मेरा किस तरीके से होना शुरू होता है। जैसे एम है, एम है या दूसरी जगह पे मेरे को पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, तो यहाँ पर आकर किस तरीके से मैं करने शुरू करता हूँ। अब अपने देश में देखते हैं, हम पूरे कोसते रहते हैं। जब एमपी का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, उसके बाद में कोसना शुरू कर देता है, गली नहीं बन रही, काम नहीं हो रहा, बाकी चीजें नहीं हो रही, ये लोग चोर है, ये लोग डकैत है, ये लोग बुरा करते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि तेरी क्या जिम्मेदारी थी। देख तूने अपनी जिम्मेदारी, हर देश के नागरिक को एक वोटिंग राइट मिलता है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सब हम सब लोग शामिल होते हैं। भाई अभी ऊपर बोल के हटाऊं मैं कि किसी भी काम में जो मैं पार्ट प्ले करता हूं उसे पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो जब मेरी भागीदारी क्या, मैंने क्या सहभागिता निभाई, 500 रुपया एक बोतल लेके जब मैंने वोट करा है एमएलए को या एमपी को, मैं कैसे बोल सकता हूँ काम नहीं हो रहा भाई, मेरे को तो हक ही नहीं है। इसलिए ए मेंबर को बोला जा रहा है कि भाई साहब 3 चीजें अगर आपके पास नहीं है, इनफ मॉरलिटी, इनफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनफ इनलाइटमेंट, तब तक आप डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की संरचना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्पॉन्सर ने बोल दिया है, तू क्या करेगा भाई कंसेप्ट करके ट्रेडिशन करके, तू स्टेप पे ध्यान दे। एक दो ने तो यार एक मेंबर रोने लग पड़ा, कह रहा मैं 10 मेंबरों को कम से कम भी स्टेप करवा चुका हूँ, और स्पॉन्सर कह रहा कि तेरे तो स्टेप ही नहीं हुए अभी, तू क्या करेगा ट्रेडिशन करके। कह रहा तो मैंने कैसे भी आगे करवा दिए। अब स्पॉन्सर ने खुद करे नहीं है। अब जिस स्पॉन्सर ने, ये मैं भाग्यशाली हूँ भाई साहब, मेरे को तो मेरे स्पॉन्सर की तरफ से खुली छूट मिली। उन्होंने बोला छतरी के नीचे नहीं, स्पॉन्सर की छतरी हटेगी तब तू आगे बढ़ेगा।
भाई जिन चीजों का नहीं पता तू पता कर ना आगे जाके। मैं किसी को अगर क्रिटिसाइज करता था फलाना आदमी गलत बोल रहा, भाई तू पता करना, सही सही कोड कर, फिर किताब का नाम बताइए, फिर पेज बताइए, फिर बाकी चीजें बताइए, करके देखा भाई ये नहीं कोसने वाला काम नहीं है। तो ये तीन चीजें जब तक, नैतिकता, जिम्मेवारी और वेल इन्फॉर्म्ड इनलाइटमेंट का मतलब पूर्ण जानकारी जब तक मेरे को नहीं होती है, मैं कभी भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से किसी अच्छे व्यक्ति का चयन करके आगे नहीं भेज सकता है। इसलिए जरूरी है हर मेंबर को वेल इन्फॉर्म देना, इसलिए जरूरी है कदमों के बाद परंपराएं और कंसेप्ट करना। चुन के तो मैंने भेजना है ना भाई, अगर मैं साधारण मेंबर भी हूं तो चुनाव तो इन लोगों का मैंने करके भेजना है। और दूसरी तरफ उन्होंने लिखा भी है बिल में कि अगर अगर भाई साहब हमारे अंदर अपैथी, उदासीनता, मुझे क्या मतलब है, मैंने कुछ चेयर थोड़ी बनना है, मैंने डेलीगेट थोड़ी बनना है, तो और अपैथी और दूसरा इग्नोरेंस है, अज्ञानता। अज्ञानता मैं तो पढ़ा ही नहीं कि मुझे तो, अच्छा ये मेरा भी था, ये मेरा भी था, क्योंकि अब आप इंग्लिश पढ़ते हुए मुझे देखोगे तो आपको पता लग जाएगा मेरी प्रोनाउंसिएशन ही आधी से ज्यादा प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत होती है जो मैं इंग्लिश के सेंटेंस बोलता हूँ। और मैंने मैंने आते ही ये ले लिया था कि मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, मैंने कैसे आगे बढ़ना है। तो ये एक एक्सक्यूज हो जाता है, इग्नोरेंस, अज्ञानता, जानना ही नहीं चाह रहा आदमी, आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा है। और पावर सीकर, अगर तीन चीजें किसी भी वोटर के अंदर होंगी तो वो भाई साहब फिर डिक्टेटरशिप को जन्म देगा वो, जहां राजशाही, जहां राजतंत्र। अब एल्कोहलिक एनोनिमस में कोई भी मेंबर ये नहीं बोलेगा कि हमारे ग्रुप में लोग अपनी चला रहे हैं। जिम्मेवार कौन हुआ? राजेश। अब राजेश इस प्रकार का एक्सक्यूज नहीं देगा कि भाई साहब मेरे ग्रुप में तो दो चार मेंबर मिलके, भैया दो चार मेंबर मिलके कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है? तो सीधी सीधी बात यह है, जब एल्कोहलिक एनोनिमस में हम लोग आते हैं तो हम लोगों की ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वाली चीज में बढ़ जाती है। अगर मेरा देश सुरक्षित, खुशहाल और प्रगति करे तो उसके लिए मेरा राइट ऑफ पार्टिसिपेशन जरूरी है, और राइट काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन जरूरी है। जो भी व्यक्ति को जिम्मेदारी, अच्छा फिर दूसरी बात क्या समझनी है इसमें हमने, जहां मेरे को जिम्मेदारी दी जाती है वहीं मेरा राइट ऑफ पार्टिसिपेशन है, मतलब वोटिंग राइट कहां पर है। मान लो मैं ग्रुप का मेंबर हूं, मेरी होम ग्रुप में जिम्मेवारी है, मैं इंटर ग्रुप में नहीं लड़ सकता जाके क्योंकि मुझे वोट नहीं करने दी जा रही है। मैं इंटर ग्रुप में काम कर रहा हूं तो मेरा राइट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है मेरे ग्रुप में है। मैं जाके वहां नहीं लड़ सकता कि जाके कॉन्फ्रेंस में, तुम कौन होते हो, मैं तो मेंबर हूं। या कॉन्फ्रेंस का कोई डेलीगेट जाके बोर्ड में लड़ेगा कि तो तेरी क्या, वैसे तो हम तो पहले 2/3 बैठे हैं यहाँ पर, तेरे को तो कल हटा दे। तो इस प्रकार की चीजों का कि जहां जिम्मेदारी है वही अधिकार है, वही राइट ऑफ डिसीजन है, वही राइट ऑफ पार्टिसिपेशन है, और वही अपील और पटिशन है। ये बात मुझे मुझे समझनी है। या जितनी जिम्मेदारी है उतना अधिकार है, उतना राइट ऑफ डिसीजन है, उतना राइट ऑफ पार्टिसिपेशन है, और उतना ही राइट ऑफ अपील और मेरा पटिशन है। ये सीधे सीधे जोड़ लेने हैं हम लोगों ने अपने अपने उससे। अब मैं आता हूं जी, अब मैं ये जनरल सर्विस मैनुअल में से कंसेप्ट 4 में से पैराग्राफ, वो रवि जी डाल देना वो वाले पैराग्राफ प्लीज। ये पेज नंबर नए वाले जनरल सर्विस मैनुअल में पेज नंबर 19 है, और मेरे पास जो सर्विस मैनुअल है उसमें पेज नंबर 21 है जी, ये लास्ट पैराग्राफ है मेरे पास। और आप लोगों के पास जिनके पास नया जनरल सर्विस मैनुअल है उनके पास पेज नंबर 19 है और सेकंड पैराग्राफ है। मैं उसको पढ़ने जा रहा हूं। इन इट्स अर्ली डेज द ए हेडक्वार्टर, अब हम समझेंगे राइट ऑफ पार्टिसिपेशन की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए चौथा कंसेप्ट में दो तीन चार पैराग्राफ ही पढ़ने हैं इसमें से, मैंने दो तीन चार ही पैराग्राफ मैंने बुक कर रखे हैं कि अर्ली डेज, इन अर्ली डेज ए हेडक्वार्टर वाज रन ऑन द अथॉरिटेरियन एंड इंस्टीट्यूशनल लाइन। एल्कोहलिक एनोनिमस के शुरुआत दिनों में उस तानाशाही और दबंगई से या संस्थागत तरीके से हमारा हेड ऑफिस चल रहा था, जिसका नाम मैंने एल्कोहलिक फाउंडेशन बताया था आपको। At that time, the trustees saw no reason to delegate their management power, managerial power or work in voting participation with any other outside their own body. ट्रस्टियों को लगता था कि भाई क्यों दें आगे, डेलीगेट क्यों करें, कि जो हमें प्रबंध करने की शक्तियां मिली हुई हैं, ट्रस्टियों को लगता था कि जो हमें इनको मैनेज करने की जो शक्तियां मिली हुई हैं उनको हम भारी किसी को भी क्यों दें। और उनको नजर ही नहीं आती थी, उनको कोई कारण ही नहीं नजर आता था कि इनको वोटिंग राइट क्यों दे। और कह रहा द रिजल्ट वाज ऑफन ग्रीवियस ट्रबल एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अब ये रिजल्ट क्या हुआ कि
गंभीर समस्याएं, गलतफहमियां, और समस्याओं में गिर गया भाई साहब। और समस्या किस चीज की है वो आगे पढ़ेंगे, नहीं तो इस चीज पे चर्चा भी होनी चाहिए इन चीजों पे। एंड इट वाज आउट ऑफ द रफ गोइंग दैट पार्टिसिपेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन फाइनली इमर्ज। और यही कारण थे, ये इसी के बाद जो अंत में मतलब राइट ऑफ पार्टिसिपेशन का सिद्धांत जो है वो निकालना पड़ा। कह रहा दिस लेसन वाज लर्न हार्ड वे बट इट वाज लर्न। सीखा तो हमने बड़ी मतलब वो क्या बोलते हैं हार्ड वे से सीखने वाले लोग हैं हम। हमें नहीं समझ आती, कोई समझा रहा होता है ना तो नहीं समझ आती। हम खुद करके मानने वालों में से हैं, हम ऐसे नहीं सीधी साधारण तरीके से नहीं हम सीखते। क्यों हुआ क्या? वी हैव हाउ डॉक्टर बॉब एंड आई प्लेस अवर बोर्ड ट्रस्टी इन फुल पोजीशन ऑफ ऑल अवर सर्विस एसेट्स। बिल और बॉब ने क्या करा, ट्रस्टियों को पूरे की पूरा मतलब पावरें जो है वो दे दी कि भाई साहब आज के बाद सारे का सारा जितनी भी अल्कोहलिक एनोनिमस का काम है वो कानूनी अधिकार सारे के सारे उनको दे दी। उनको बोला भैया आज के बाद कोई भी आपके काम में वो इस प्रकार से वो नहीं करेगा और आपका है। अब किस किस चीज का दिया जी? इंक्लूडिंग अवर बुक ऑफ लिटरेचर, अवर फंड, अवर पब्लिक रिलेशन एंड अवर ए जनरल सर्विस ऑफिस। जीएसओ का, फंड का, पब्लिक रिलेशन का, और जितना भी लिटरेचर था, किताबें की, सारे का सारा सारी की सारी चीजों की अथॉरिटी जो है वो ट्रस्टियों को दे दी। और जो छोटा सा ऑफिस था वो सारे का सारे जो जिम्मेवारी थी वो इनको दे। अब हुआ क्या जी? सर जिम्मेदारी तो दे दी। दिस इज हाउ अर्ली ट्रस्टी केम टू हैव ऑल अथॉरिटी देयर बाय। और जो ये शुरुआत के ट्रस्टी थे हमें शुरू के इसी तरह के जितने अधिकार होते हैं ये के पास वो सारे के सारे उनको मिले। बट मोस्ट ऑफ द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ ए हेडक्वार्टर नेवरदीलेस फेल ऑन मी। लेकिन हुआ उल्टा, काम करना है वो काम करने की जो वो कह रहा कि एक्चुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेवारी थी, अधिकार नहीं था, जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर आ गई, ये हेडक्वार्टर के ऊपर आ गई। वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, फेल ऑन मी माई असिस्टेंट एंड द स्टाफ। जो स्टाफ था छोटा सा, या इनकी जो वो असिस्टेंट थी उस टाइम हेलन भी थी शायद, वो तो चली गई थी 1944 में, तो ये हेलन भी होगी हालांकि। हाँ, तो ये सारी की सारी जिम्मेवारी इन लोगों के ऊपर है, लेकिन इन लोगों के पास अधिकार नहीं है। अब देखना जी ट्रस्टी क्या कर रहे हैं इनके साथ। On one hand, we are trustee who possess complete authority, and the other hand, there were founder and office manager who have great responsibility but practically no authority। कह रहा है एक तरफ कंप्लीट अथॉरिटी ट्रस्टियों के पास है और दूसरी तरफ काम करने की सारी जिम्मेदारी वो कंप्लीट अथॉरिटी उनके पास है, और दूसरी तरफ फाउंडर के पास और ऑफिस मैनेजर के पास सारी की सारी जिम्मेदारी है, और प्रैक्टिकली कोई व्यवहारिक तौर पर उनके पास अथॉरिटी जीरो है, अथॉरिटी है नहीं। और इट काइंड ऑफ सीजोफेनिया एंड कॉज रियल ट्रबल। ये अजीब सी स्थिति, ये पागलपन वाली स्थिति अल्कोहलिक एनोनिमस में होगी कि जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास अथॉरिटी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई भी काम करने की, और जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, जैसे ऑफिस में लोगों ने काम करना है, मैनेजर ने काम करना है, पेड वर्कर ने काम करना है, उनको भाई साहब किसी भी प्रकार की कोई भी अथॉरिटी नहीं है काम करने की। अब बता रहा होता क्या था, इट वॉज नेचुरल दैट ट्रस्टी हु हैड द अथॉरिटी of all money, it felt that there was a duty of directly manage the office of actively superintendent practically everything that was done। और ये अच्छा बात भी है, अगर सारी की सारी अथॉरिटी किसी आदमी को दे दी जाए, पावरें दे दी जाए किसी आदमी को, तो उसे लगता भी है पूरे पैसे की भी पावर उनके पास थी, और उनको लगता था कि अब उन्होंने सिर्फ उनका काम क्या है, मैनेज करना, ऑर्डर देना, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। उनको ये गलतफहमी होनी है, और उन्होंने क्या करा, इस काम के लिए टू ट्रस्टी कमेटी वर फॉर्म्ड ए पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी। उन्होंने दो कमेटियां बना दी, एक कमेटी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन नाम रखी है, दूसरा पॉलिसी रखी। वी एट द ऑफिस हैड नो मेंबरशिप ऑन दीज कमेटी एंड हेंस नो रियल पार्टिसिपेशन ऑफ कोर्स। भैया हम ऑफिस वालों को मेंबरशिप ही नहीं थी इन कमेटियों में। कह रहे अगर वोटिंग राइट ही नहीं है, अगर मेंबर ही नहीं है तो वोटिंग राइट है ही नहीं ना। तो सच्ची में हम लोगों के पास किसी भी प्रकार की कोई भी भागीदारी थी ही नहीं। हालांकि वो कह रहा आई कुड गो टू ट्रस्टी मीटिंग तो परस्यूडेड एडवाइस। मैं जाता था ट्रस्टियों की मीटिंगों में, और उन दो कमेटियों की मीटिंगों में जाता था,
सिर्फ समझाने जाता, उनको एडवाइस देने जाता। हु रियली कैरिड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ऑफिस लोड वुडंट गेट इनसाइड द ट्रस्टी मीटिंग। जो असली में काम करने वाले ऑफिस के लोग हैं, उनको उनके उनके कमरों में जाने की इजाजत नहीं, जहां मीटिंग हो रही है उनके अंदर ही नहीं घुसने देते थे। अब देखो, ये होच पोच आज ही नहीं लगा उन्हें, पहले से भी इस प्रकार की चीजें होती हैं। आज तो यार आदमी को ये पता है ना, अगर थोड़ा सा मान लो, थोड़ा सा आप जैसे या किसी भी दूसरे मेंबर से हम पूछ लेंगे, बाकी चीजें कर लेंगे, या पेज नंबर ये करेंगे, देखेंगे जाके, तो हम लोगों को पता लग जाएगा कि यार हमारी मेरा पार्टिसिपेशन है भाई साहब यहाँ पर, और इतना है। वे अतिक्रमण ना करे कोई भी उस चीज का, कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन मेन क्या चीज थी कि मेरे दिल कह रहा मैं भी जा रहा हूँ मीटिंगों में, तो समझाने जा रहा हूँ, एडवाइस देने जा रहा हूँ, वोटिंग राइट नहीं है मेरे पास की। और जिन लोगों ने काम करना है वो तो इनसाइड जा ही नहीं सकते भाई साहब उसके मीटिंगों में। और एंड शी वॉज कार्ड इन टू कमेटी मीटिंग ओनली टू मेक सजेशन, रिपोर्ट, आंसर क्वेश्चन, रिसीव ऑर्डर। अब एक पोपट बना दिए गए। पोपट होता है ना कि वो ऊपर से वो धागे खींचे और नीचे से टिक 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 करके वो कठपुतलियां। आप कमेटी के मीटिंगों में आओ, क्यों बुलाया जाता था? सुझाव, रिपोर्ट दो, हम जो प्रश्न कर रहे हैं उनके उत्तर दो, ऑर्डर लो और जाओ। उत्तर अपने हमारे क्वेश्चनों के जवाब दे दो, रिपोर्ट दे दो तुमने क्या करा है, सुझाव दो या सुझाव लो, और रिसीव ऑर्डर लो और जाओ। समटाइम दीज कमेटी इशूड एज कंप्लीटिंग डायरेक्टिव। और कई बार तो इनको बेचारों को खुद ही पता नहीं लगता था, कॉन्फ्लिक्ट है, ये कोई ना कोई ऑर्डर पास कर देते थे और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, खुद ही आपस की चीजों में विरोधाभास हो जाता। जिन लोगों से काम करवाना है उन लोगों को इस प्रकार का राइट देना। हालांकि 11वें कंसेप्ट में पूरा पता लगता है हम लोगों को जाके कि इनकी इज्जत, इनका सम्मान, इनको पैसा, बाकी मतलब बाहर की जो एजेंसी है, बाहर की कंपनियों की तरह ही उन लोगों को देना है। हालांकि धरातल पे एल्कोहलिक एनोनिमस में अब मेरे पास तो नहीं है जी इस प्रकार का, कई लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं, अरुण जी हैं, और भी कई लोग हैं जिन लोगों को अंदर जो स्ट्रक्चर में काम करके आए हैं, अनुराग जी है, और भी कई लोग होंगे, नंदू जी हैं, और भी 2 4 5 लोग और भी होंगे जो लोग स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि धरातल पे क्या चीजें चलती हैं। लेकिन अब एक इस स्टोरी को मैं पढ़ूंगा नहीं। अब डब्ल्यू इससे अगले पैराग्राफ में एक स्टोरी बता रहा है कि यार मेरा एक दोस्त था और मैंने उसको क्या करा, वो कृषि और ट्रेजर था, ट्रस्टी और ट्रेजरर को क्या करा उसने हेलन बी ने चेक काट दिए 2 दिन पहले, मतलब जैसे मान लो परसों किसी को पे करनी है, सैलरी देनी है, आज उन्होंने चेक काट दिए। चेक इसलिए काट दिए कि क्रिश्चियन को तैयार था, तो जो लड़कियां अल्कोहलिक एनोनिमस के वहां ऑफिस में काम करती थी, उन्होंने वो गिफ्ट वगैरह खरीदने थे। जैसे मान लो दिवाली है यहाँ पर है या क्रिसमस है, तो क्रिसमस से 2 दिन पहले उसने चेक काट दिए, और चेक भाई साहब जैसे ट्रस्टी ट्रेजरर ने वो चेक देके उसने गुस्से से फाड़ दिए थे। मुझे क्यों नहीं पूछा पहले? वो गुस्से में आया और उसने चेक फाड़ दिए। ये सच्ची कहानी लिखी है बिल्डअप में। बिल कह रहा तब मुझे पता लगा कि एक आदमी को पावर और पैसा एक आदमी को देना, पहली वारंटी है जो हम लोगों की, एक वारंटी भी है ना कि केंद्रीयकरण नहीं करना देना है, पैसा और पावर एक जगह नहीं इकट्ठा होने देना है। अगर पैसे और पावर का खेल एक आदमी के पास केंद्रीयकरण होगा तो भाई साहब वो बहुत खतरनाक हो सकता है। अल्कोहलिक एनोनिमस की वारंटी भी पढ़ेंगे हम पहली कि क्यों नहीं होने देते, और किस तरीके से वारंटी में जो है वो बिल्कुल क्लियर का डायरेक्शन दी हुई है हम लोगों को कि किस तरीके से अगर हम उस तरीके से इन चीजों को देखेंगे तो हम लोगों के साथ जो है, तो पैसे के लिए अगर आप उसमें वारंटी में सीधा सीधा अगर हम देखें, पहले ले लेता हूं फिर बाद में वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वारंटी एक में कि पैसा और पावर क्यों नहीं एक जगह हम लोग होने देते, तो वारंटी में सीधा 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 बताया हुआ है जी। वारंटी एक कि कॉन्फ्रेंस कभी भी खतरनाक धन और शक्ति का केंद्रीयकरण नहीं बनेगा। 7th एडिशन हम लोगों के पास है, वो हम लोगों को बचाती है कि धन एक जगह इकट्ठा ना हो, आउटसाइडर एजेंसी से कहीं से भी हम बाहरी अंशदान ना प्राप्त करें, ये 7वीं परंपरा हम लोगों को बचाती है। तो अगर हम इस चीज का 7th एडिशन का सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो वारंटी ये कह रही है तब हम खतरनाक अर्थ में अमीर नहीं बनेंगे। और दूसरी तरफ परंपरा 2 हम लोगों को एक जगह जो पावर है उसको इकट्ठा नहीं होने देती। तो ट्रेडिशन 2 हमारी अंतिम जिम्मेवारी एक प्रीम गॉड, हम बोलते हैं ना कि हमारा एक ही अधिकारी है भगवान,
और हमारे नेता कौन है? विश्वसनीय सेवक है, बेचार्जिंग करते हैं। अगर हम सेकंड ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं तो हम पावर से बचाते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस को, और सेवन ट्रेडिशन का करते हैं तो पैसे के खेल से बचाते हैं पैसे का। इसलिए हम एक जगह पर धन और पावर जो है वो केंद्रीकरण नहीं होने देते। अब ये बिल्कुल इसके सामने वाला पेज है और ये दो पैराग्राफ पढ़ूंगा जी मैं। मेरे पास, आपके पास पेज नंबर 20 है जी, लास्ट पैराग्राफ है, और मेरे पास पेज नंबर 23 है जी। ये नए वाले द्वारा फिर रिपीट कर रहा हूँ जी, जनरल सर्विस मैनुअल जो नए वाला है उसमें पेज नंबर 20 है, लास्ट पैरा है जी। वो दोनों इकट्ठे ही पैराग्राफ में पढ़ लूंगा। लेट अस लुक एट अनदर एस्पेक्ट ऑफ द पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम। अब एक सबसे बड़ा, ये मैं इसलिए ले रहा हूं पैराग्राफ, ये हमारे ग्रुपों में चल रहा है आजकल। इस प्रकार की एक समस्या का दूसरा पहलू हम लोग देखते हैं। द फाइनल प्रायोरिटी फॉर सर्विस मस्ट लाई ऑन ए ग्रुप। अब ग्रुपों को पता लग गया जी, अंतिम जिम्मेवारी सर्वोच्च अधिकार हम लोगों के पास है, और मेरे जैसा शराब भी, और ये बात समझ में आ जाए, बट सपोज द ग्रुप सेंसिंग दिस ग्रेट पावर शुड बी ट्राई टू ओवर एक्सरसाइज इन स्टैंडिंग डेलीगेट इरोबली इंस्ट्रक्टेड एज हाउ टू वोट ऑन मोस्ट क्वेश्चन। और मेरे अंदर बैठा हुआ कीड़ा, और अब डेलीगेट को समझाने शुरू कर दिया। अब वहां जाके इन सवालों के ऐसे जवाब देने हैं, वोट ऐसे करना है। तो देखिए पलटियो मत, जैसे तेरे को हम भेज रहे हैं ना, ग्रुप भेज रहा है, वैसे काम करना है। अपने अधिकारों का जरूर से ज्यादा कहीं प्रयोग मत कर लियो। या डेलीगेट को समझाना शुरू कर दिया, या फिर मैं आईजीआर भी बोल सकता हूँ, आईजीआर को उतना करियो, ऐसे करियो, वैसे करियो। तो इस प्रकार की जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है खासकर डेलीगेटों को, डेलीगेटों का खैर, अच्छा मेरे को कई बार बड़ी हंसी आती है, एंटर ग्रुप चुनकर भेजते हैं डेलीगेटों को, और जब डेलीगेट बोलना शुरू करे एंटर ग्रुप में, वो ठीक है उनका, लेकिन अब दोनों ही तरफ होच पोसा है ना। उनको कहते हैं तेरे पास राइट ऑफ वॉइस भी नहीं है, वो भी नहीं है, राइट ऑफ वोट तो है ही नहीं। खैर एक वोट है अल्कोहलिक एनोनिमस में, और एक वोट वो डेलीगेट जो अपना कॉन्फ्रेंस में पे करेगा। लेकिन यार ये कहां तक उचित है कि वो वहां से अपना जितना भी वहां पर जो कारगुजारियां हो रही हैं, या कॉन्फ्रेंस के मिनट है, या बाकी चीजें, वो आके एंटर ग्रुप में कैसे बताएगा? अब उसे बैठने नहीं दिया जाएगा, उसे एंटर ग्रुप में घुसने नहीं जाएगा, अबे तू मेंबर ही नहीं है यहाँ का। ऐसे अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं चलता है, इस तरीके नहीं चलता कि चुनकर आप भेजेंगे और बोलते कि एरिया को बताओ। एरिया कौन है? आप भाई एक ही एंटर को भेज रहा है। ये बहुत कई बार बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, इंडिया का स्ट्रक्चर ना कई बार बड़ा कंफ्यूज सा कर देता है कि एक एक इकाई जो है वो किसी भी व्यक्ति का चुनाव कर कर भेज रही है आगे। अब वो वहां से यहाँ की कॉन्शियस को आगे ले जाएगा और वहां की कॉन्शियस वापस भी तो लाएगा। अगर उसे बैठने का अधिकार ही नहीं दिया जाए, जैसे आईजीआर को ना बोले हम कि तू कैसे घुसाया, तू तो एंटर ग्रुप का मेंबर है। ऐसे नहीं चलता भाई साहब, उसे ये समझा दो कि वोटिंग राइट नहीं है आपके पास, लेकिन बाकी सारे राइट है यार। वो मेंबर है आकर का, एल्कोहलिक का नाम है, लेकिन फिर ये भी बोलेगा, कोई भी बोल देगा। अगर किसी ने प्रश्न पूछ लिया, मेरे पास जवाब भी नहीं होगा, कि फिर तो भी एंटर ग्रुप का कोई भी सदस्य जाके कॉन्फ्रेंस में घुस जाएगा कि हमें भी बैठने दिया जाए। तो इस प्रकार की चीजें, अब इसी पे आते हैं, उसी लाइन पे वापस आते हैं कि जैसे तेरे को बोला जा रहा वैसे करियो, पलटियो मत। जो इंस्ट्रक्शन तेरे को ग्रुप दे रहा है वो करियो। वुड द डेलीगेट फील दैट दे आर द पार्टिसिपेंट ट्रस्टेड सर्वेंट? बिल के पूछ रहा, मेरे से जवाब पूछ रहा, क्या उसको लगेगा डेलीगेट को कि वो ए का ट्रस्टेड सर्वेंट है, वो विश्वसनीय सेवक है ए का? डेलीगेट को लगेगा वो पोपट है। वो नो, दे वुड फील लाइक एजेंट, लाइक ए ऑर्डर टेकर। उसको लगेगा यार मैं तो ऑर्डर टेकर हूँ, कौन कह रहा मैं डेलीगेट को ट्रस्टी हूँ? ट्रस्टियों को तो बोलते हैं तुम तो ग्रुप में ही नहीं आ सकते। उनको लगने लगेगा कि हम तो है ही नहीं भाई साहब। अच्छा कितनी विडंबना है। बिल कह रहा है उन्हें लगेगा कि वो सिर्फ एजेंट है, वो ऑर्डर टेकर हैं, या वो डाकिये हैं। उनको ये महसूस मत होने भैया। द डेलीगेट, अच्छा फिर डेलीगेटों को के ऊपर आ गया बिल। द डेलीगेट देमसेल्फ ऑफ कोर्स कुड आल्सो गिव द ट्रस्टी दिस सेम ट्रीटमेंट। अब डेलीगेट भी ये ट्रीटमेंट जो है वो ट्रस्टियों को दे सकते हैं। जैसे कॉन्फ्रेंस में 2/3 डेलीगेट बैठे हुए हैं, 2/3 वो कल को बोल दें भैया तुम्हारा क्या काम है, ये तो ऐसे गैर जरूरी है ट्रस्टी, इनका तो जरूरत ही नहीं है। 2/3 से कोई बहुमत पास करवाना है, उससे ज्यादा संख्या है। अब तो वो भी 73 गई है, हमारी कॉन्फ्रेंस में 73 डेलीगेट है और 27 वो है। 2/3 से भी बहुत ज्यादा है, 2/3 से भी बहुत ज्यादा है उन लोगों के पास। 64 65 चाहिए तो 73 है वो, तो 73 है वो। तो वो लोग कल को कॉन्फ्रेंस में बोले कि तुम लोगों का तो काम ही नहीं है,
सेम इस प्रकार की ट्रीटमेंट डेलीगेट भी जैसा ग्रुप होना है उसके साथ करा, डेलीगेट होना है ट्रस्टियों के साथ करना शुरू कर दिया। द डेलीगेट पावर सो ग्रेट दैट दे कुड सून मेक द ट्रस्टी फील लाइक ए रबड़ स्टैम्प, कि हमारी तो पावर बहुत ज्यादा है जी और तुम तो रबड़ स्टैम्प के रूप में काम करो, तुम तो रबड़ की मोर के रूप में जहां हम बोले वहां ठप्पा लगाते करो। बिल कह रहा ट्रस्टी जस्ट एज द ट्रस्टी unknowledgeably did the worker at headquarters. If therefore the conference began to refuse the trustee board to it, अब ये पूरे का पूरा बिल ने इस तरीके से लिखा हुआ है कि अब ट्रस्टी क्या करेंगे आगे, जो उनके पास जीएसओ में काम करने वाले लोग हैं, पेड वर्कर हैं, वॉलंटियर हैं, कॉर्पोरेट जैसे यूएसए में डायरेक्टर हैं, उन लोगों की ये चीजें छीनने शुरू कर देंगे, उनका पार्टिसिपेशन खाना शुरू कर देंगे, उसको मॉडिफाई करना शुरू कर देंगे, उसको कम करना शुरू कर देंगे, तो होच पोच ही होने वाला, कुछ भी नहीं निकल कर आएगा। तो उचित वोटिंग हिस्सेदारी ये हम लोगों को समझना है कि जितनी जिम्मेदारी है ना उतनी राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, उतना वोटिंग राइट हम लोगों को डेलीगेट करना ही पड़ेगा। अब पहले क्वेश्चन ले लेंगे कि फिर एलोस्टेशन दूंगा मैं। अब पहले छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं इसको लेकर, एलोस्ट्रेशन में बाद में लूंगा, फिर चेकलिस्ट लूंगा जी। ये फ्लैग नोट इंपॉर्टेंट है, जरा पढ़ लो। कौन सा सर? हेलो, नीचे नोट जो दिया है ना, तो मेरे पास पुराने वाला हाँ हाँ वही 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 वही। ओके 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 ओके। देयर इज अनदर वेरी प्रैक्टिकल रीजन, हाँ, there is another very practical reason not giving conference delegate absolute voting authority over trustee, service director and staff member। अभी एक व्यवहारिक कारण है कि जो कॉन्फ्रेंस जो है वो डेलीगेट मतलब एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है वो नहीं देती, कि ट्रस्टियों के ऊपर एब्सोल्यूट जो अथॉरिटी है वो डेलीगेटों को क्यों नहीं देती। एक रीजन बता रहा है कि सर्विस डायरेक्टर के ऊपर या स्टाफ मेंबर के ऊपर क्यों नहीं है। इट शुड बी borne in mind that our delegate can never be like a Congress, a constant session having its own working committee, elected leader. Our delegate cannot be possibly function in manner for a simple reason that they meet in a few days only, once a year, hence cannot। अच्छा, इसका मैं वैसे बोल देता हूँ जी, कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमें लगता है, हम अल्कोहलिक एनोनिमस वाले जैसे डेलीगेटों को लगता है, तो भैया वो जो ट्रस्टी है डेलीगेट को साल के मिलते हैं, जाते हैं एक बार, जब वो कॉन्फ्रेंस होगी, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस होती है, वो तो एक बार ही जाते हैं, लेकिन भैया ट्रस्टी तो 3-3 4-4 बार जाते हैं। अच्छा, उनको भी छोड़ देते हैं। स्टाफ मेंबर तो कंटिन्यूसली हमारे वहां काम कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस या विजडम के मामले में वो कहीं भी डेलीगेटों से बेहतर ही है, कोई कम नहीं है। या फिर क्यों एब्सोल्यूट अथॉरिटी अल्कोहलिक एनोनिमस में एक के ऊपर दूसरे को दी नहीं हुई है। बेसिकली कंसेप्ट जो है वो चेक और बैलेंस के लिए है। अगर नंदू जी आप कुछ इस पे डालना चाहो, क्योंकि इंग्लिश की हिंदी करनी तो मेरे को आती नहीं है, मेरे को क्लियर नहीं है, मेरे को जो समझ में आया वो मैंने इसका बोल दिया था। ये जो नोट है, फुट नोट है, इसका मतलब ये डेलीगेट्स साल में एक ही बार मिलते हैं, इतने यूनाइट होके सारे ट्रस्टियों को एक बार खदेड़ के निकालना इनके बस की बात नहीं है। दैट इज द होल मीनिंग ऑफ इट। थैंक यू। ओके ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, और ये कुछ क्वेश्चन इसमें जो है वो ये 7 से 8 क्वेश्चन है जी, छोटे छोटे, जो हमारे ग्रुपों के मतलब के हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों एक न्यू कमर को सेम वोटिंग राइट दिया जाता है जितना वो टाइमर के पास होता है। तो मैंने वो पहले भी थोड़ा सा इसको, कोर प्रिंसिपल इक्वलिटी है, और जो प्रिंसिपल है इसका चौथे कंसेप्ट का वो इक्वलिटी है। जैसे मैंने अपना दिया कि मेरे को अभी 3 दिन हुए थे, चेयर ने वोट डालने के लिए मेरे को बोला, हाथ खड़ा करने का वाले को बोला, पहली बार 10-15 सालों में जब मेरे से किसी ने ऐसी कुछ पूछा था,
यानी कि हैंड रेस के लिए बोला था, तो मुझे एहसास हुआ था मेरा भी वजूद है, मैं भी इस धरती पर जिंदा हूँ, बिलोंगिंग। और ये जो सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास या सबका विकास जो है ना, वो एक चौथे कंसेप्ट में होता है, फोर। क्योंकि अगर हम पीछे से उठाकर देख ले, पूरी दुनिया में एक नकारा आदमी जिसका ओपिनियन कहीं नहीं सुना जाता था, अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में इस प्रकार की चीज को मिलती है, न्यू कमर को ये वाला राइट मिलता है, तो उसकी सेल्फ एस्टीम उठती है, उसके अंदर बाकी चीजों की अपेक्षा उसे लगता है कि मेरे तो यार। और जब मैं इस प्रकार से, जब जब मान लो, इसलिए हम कहते हैं कि स्टेप करने, ट्रेडिशन करने, कंसेप्ट करने के बाद जो मेंबर में निखार आता है ना, क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी बात किया, फिर वो पार्टिसिपेशन के लायक बनता है। सच्चाई तो ये है, स्टेप के बिना पार्टिसिपेशन के लायक मैं बनता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरे अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है, मैं पावर ड्रिवर हूँ, तो मैं कहीं भी वो करूंगा। लेकिन ये जो शुरुआत में मेरे को ऐसी चीजें अल्कोहलिक एनोनिमस में मिल जाती है, मेरे को ये राइट मिलता है ना, वोटिंग राइट मिलता है, ये मेरा मतलब, मेरे को शब्द नहीं बोलने आ रहे कि मेरे को क्या ये उठा देता है ऊपर से नीचे तक। अच्छा, फिर दूसरा प्रश्न है, हर स्तर पर सेवा के लिए एक सोबरिटी जरूरी होती है, मतलब वो जो लेंथ है, तो क्या ये पार्टिसिपेशन को चेतावनी नहीं देता है? ये वाली चीज कई बार हम लेंथ ऑफ सोबरिटी मांगते हैं मेंबर से कि इतनी सोबरिटी चाहिए, तो वो कह रहे हैं ये तो राइट ऑफ पार्टिसिपेशन का उल्लंघन है, या उस तरीके से ये चीज तो गलत है, लेंथ ऑफ सोबरिटी नहीं मांगनी चाहिए मेंबर से। तो ये यार एक प्रैक्टिकल एक दो मेरे पास ना, एक दो प्रैक्टिकल आए थे मेरे पास। हुआ क्या कि एक मेंबर को हम लोगों ने बैठा दिया और वो चेयर लगा करने, वो पीता था, ये सब मेंबरों को पता था कि ये पी रहा है, उसे पता था, पूरे ग्रुप को पता था कि ये दारू पीता है। लेकिन एक दिन कार्ड बंटवाने के लिए लेके गए, साथ में चला गया। अब वो क्या करता था, क्वार्टर लगा लेता था और गुटखा डाल लेता था मुंह में। अब किसी को गंध आ गई भाई साहब, वो दो तीन लड़के कॉलेज के उसको पकड़ के, और मेरे पास, मैं पनौती में बैठा हुआ था, और मेरे पास आ गए, और उन्होंने मेरे को बहुत जलील करा, और उन्होंने बोला, चाचा ये यार आपने आदमी की तो छुड़वा दे शराब, ये आदमी जो घूम रहा है इसने खुद पी रखी है, खुद हिल रहा है, और भी चार चीजें उन्होंने जोड़ दी। उस दिन मतलब मैं पानी पानी हो गया, और मेरे को समझ में आया कि ये जो लेंथ ऑफ सोबरिटी हम चेयर से भी मांगते हैं ना, या किसी भी जो सर्वेंट से मांगते हैं ना, ये भाई साहब कितनी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेन चीज क्या है कि राइट काइंड पार्टिसिपेशन तब होगा, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है, अगर थोड़ा मेरे को 6 महीने हो जाते हैं तो मेच्योरिटी आती है, दूसरों को देख देख के तो थोड़ा सा मैं लेसन सीखना शुरू करता हूँ। 12 कदम 12 परंपराएं या कंसेप्ट के वो टाइम लगता है, तो कुछ टाइम बीतने के बाद, ये इन चीजों के बाद मेरी सैनिटी रिस्टोर हो जाती है। सैनिटी रिस्टोर होने के बाद मैं सेवा की काबिल हो जाता हूँ। तू आजा, तू आजा, तू आजा वाला बात भी ठीक है, लेकिन भैया कई बार ये चीजें जो है वो ग्रुप में बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। कि जैसे मान लो किसी कोई न्यू कमर आया है, और न्यू कमर जो है वो मेरे को वो क्वेश्चन आंसर का देते हैं ना, उसे बदबू आ जाए किसी मेंबर से के मुंह से, और मेंबर चेयर कर रहा हो, और वो घर जाके बोले कि ये तो सारे पी के बैठे थे भाई साहब, वो तो कई सुनने में भी ऐसे ऐसे किस्से आते हैं कि भाई साहब ये तो सारे पिए हुए होते हैं, ये या बाकी चीजें। तो इस प्रकार की जो चीजें है, अल्कोहलिक एनोनिमस की छवि जो है वो खराब होती है बहुत बड़ी। जैसे मैंने अपनी बात बताई कि मेरे को जगह नहीं मिल रही थी, मेरे पास कोई मतलब वो लड़के 10-15 मिनट मेरे को भाषण देते रहे भाई साहब, मेरे पास एक भी एक्सक्यूज नहीं था उनको बोलने का। हाथ ही जोड़े, मैंने कहा बेटा गलती होगी, मेरे को नहीं पता था कि ये इस तरीके से बेटा बोलना पड़ा। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो जाए, या इसको इसको कोई हाथ उठ छोड़ दें या बाकी चीजें कर दें उस प्रकार से। तो ये ऐसी जो चीजें है ना, कॉमन बेनिफिट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और मेरे को सेल्फिशनेस बिल ने भी बोला है कि जब मैं बोलता हूँ तेरी रिकवरी पक्की हो जाएगी, तू चेयर कर ले, तो ये सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटरनेस से आधारित मोटिव है। कॉमन वेलफेयर कहाँ गया भाई साहब? एक मेंबर को तो मैंने बोल दिया, या मान लो कोई मेंबर मेरे बड़ा नजदीक है, उसकी शराब नहीं छूट रही है, उसको चेयर दे दी मैंने, लेकिन उसका क्या, जो एल्कोहलिक एनोनिमस की भलाई के लिए हम कॉमन वेलफेयर की बातें करते हैं, उसका क्या? अगर सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटरनेस को ऊपर रखकर ही आधार मानकर हम ये लोग करेंगे, तो ये चीजें जो है वो ठीक नहीं। फिर आता है क्यों एक, तो अच्छा, क्या एक मेंबर एक से ज्यादा होम ग्रुप रख सकता है क्या? और एक से अधिक ग्रुप में जाके वोट कर सकता है क्या? किसी आउटसाइडर को बिजनेस मीटिंग में बैठने देना चाहिए? ये प्रश्न, तो इस प्रश्न का जवाब तो हम लेंगे जी, होम ग्रुप। ये जनरल सर्विस मैनुअल में
अभी तो 3 बजे, ठीक है टाइम। ये जनरल सर्विस ये ग्रुप ऑफ पॉम्पलेट में से मैं होम ग्रुप का ये फटाफट पढ़ने जा रहा हूं। हम लोगों को पता लग जाएगा कि होम ग्रुप होता क्या है। बेसिकली पार्टिसिपेशन ग्रुप से स्टार्ट होगा मेरा। जब तक मैंने होम ग्रुप नहीं बनाया, जब तक, अब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से मैं मेरे ग्रुप से, मेरा ग्रुप इंटर ग्रुप से, इंटर ग्रुप कॉन्फ्रेंस से, किस प्रकार से ये कड़ियां कैसे आपस में जुड़ी हुई है। ट्रेडिशनली मोस्ट ए मेंबर थ्रू द ईयर हैव फाउंड इट इंपॉर्टेंट टू बिलोंग टू वन ग्रुप विच दे कॉल द होम ग्रुप। एल्कोहलिक एनोनिमस में ज्यादातर मेंबर जो है वो पूरा साल एक जगह मीटिंग करते रहते हैं और उसे होम ग्रुप बोलना शुरू कर देते हैं। अब लाइन वो कह रहे हैं दिस इज द ग्रुप वेयर दे एक्सेप्ट सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्राई टू सस्टेन फ्रेंडशिप। एक तो होती है वो सर्विस, जैसे मेरे को बोर्ड चेयर चाय पिलाना, छोटे छोटे काम। एक अल्कोहलिक एनोनिमस में पोस्ट होती है, मैं उनको परमानेंट पोस्ट बोलता हूँ। जैसे 3-4 पोस्ट होती हैं, जैसे चेयर हो गया, ट्रेजरर हो गया, या आईजीआर तो खैर मैं जनरल सर्विस वाली पोस्ट गिनता हूँ उसको, या फिर लिटरेचर सेक्रेटरी हो गया। इस प्रकार की 2-4 पोस्टें जो होती हैं वो सिर्फ कोई भी मेंबर अपनी होम ग्रुप में ही निभाएगा। वो किसी भी ग्रुप में जाके नहीं, वॉलंटरी में सर्विस जहां मर्जी कर दूं जाके, मालूम है, चाहे किसी भी ग्रुप में बरतानी शुरू कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार मैं ट्रेजरर कहीं भी बन जाऊंगा जाके। वो मुझे अपने होम ग्रुप में ही ये वाली सर्विस निभानी है। हालांकि दिल कह रहा कि पूरे विश्व में जिस भी मीटिंग में जाता हूं मुझे होम जैसा एहसास होता है, घर जैसा, और वेलकम होता है मेरा। लेकिन द कंसेप्ट ऑफ द होम ग्रुप हैज स्टिल रिमेन्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बिटवीन ए मेंबर एंड द फेलोशिप। लेकिन यार ये सबसे मजबूत कड़ी नहीं, बंधन है। फेलोशिप, राजेश का ग्रुप और फेलोशिप के बीच में सबसे मजबूत बंधन है होम ग्रुप। Did a membership come to right to vote upon issue might affect the group and might also affect the whole a process that form the very cornerstone of a service structure। सबसे बड़ा नींव का पत्थर ए सर्विस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा क्या है कि मेरी एक ही वोट है और राइट टू वोट मेरे को जिस इशू के लिए ए मेरे ग्रुप और ए होल पे किसी प्रकार का असर पड़ता है ना, वो ग्रुप कॉन्शियस करके मैंने अपने ग्रुप के माध्यम से भेजनी है। As with the group conscious matter, each A member has one vote, and this ideally is voted through the home group। हर ग्रुप में घुस के वोट नहीं करानी है जाके, यहां भी कर दी, वहां भी कर दी, वहां भी कर दी, वहां भी कर, कोई नहीं रोकेगा राजेश को। मान लो मैंने 4 ग्रुप रखे हुए हैं, चारों में जा रहा, कोई नहीं रोकेगा। आध्यात्मिकता रोकेगी, मेरी अंतरात्मा रोकेगी, मेरी अपनी कॉन्शियस रोकेगी, मेरे कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। मैं बेशक, मैंने पहले भी बोला ना, यहाँ पर कई लोग बोल देते हैं मैंने शराब छोड़ रखी है, वो छोड़ रखी है, बस वो बोलता है, हम मान लेते हैं। कोई बोले मुझे 5 साल का टोकन दे तो ले जा भाई। यहाँ अपने साथ ऑनेस्टी है यार, अपने साथ एक ग्रुप है और आइडियली मैंने अपने ही होम ग्रुप में वो वाला वोट देना है। ओवर द ईयर द एसेंस ऑफ ए स्ट्रेंथ हैज रिमेन्ड विद आवर होम ग्रुप विच फॉर मेनी मेंबर बिकम द एक्सटेंडेड फैमिली। यहाँ हमारा परिवार बढ़ता है, दोस्ती बढ़ती है, यहाँ से मेरे को स्पॉन्सर मिलता है, इससे बाकी चीजें मिलती हैं। वंस आइसोलेटेड by own drinking, we find the home group a solid continuous support system and a very often a sponsor। एक बार जो खदेड़ दिया गया था पूरे संसार से, अलग अलग कर दिया था पीने के कारण, इस ग्रुप में आके मुझे अपनापन मिलता है, मुझे लगातार सपोर्ट मिलती है, मुझे दोस्त मिलते हैं और मेरे को स्पॉन्सर मिलता है और फर्स्ट हैंड सर्विस भी मिलती है। ये भी पता चलता है कि फर्स्ट हैंड सर्विस कौन सी होती है, जैसे चाय के कप उठाना, बोर्ड लिखना, बाकी चीजें, और पर्सनैलिटी बिफोर प्रिंसिपल का भी पता चलता है कि किस प्रकार से सिद्धांतों को हमेशा प्रमुखता देनी है पर्सनैलिटी से ऊपर। अब एक ही लड़की कह रही है टेकिंग इज ग्रुप मेंबर से, पार्ट ऑफ माई कमिटमेंट इज टू हाउ अप टू माई होम ग्रुप। ये किस तरीके से मेरा कमिटमेंट, जो मेरी प्रतिबद्धता है, जो मेरा दायित्व है, जो मेरी वचनबद्धता है, किस जगह मैंने निभानी है, वो मैंने अपने होम ग्रुप में निभानी है। न्यू कमर का उस कमरे में, न्यू कमर ग्रीट न्यू कमर एट द डोर एंड बी अवेलेबल टू देम। जब भी कोई पीड़े शराबी इस कमरे के अंदर घुसेगा, मेरे लिए लोग उपलब्ध थे, मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। ये उनके लिए नहीं, ये मैं अपनी रिकवरी के लिए वाले काम करता हूं। और मेन चीज ये है कि माई फेलो मेंबर आर द पीपल हु नो मी, जो जानते हैं, लिसन मी, सुनते हैं,
स्टेयर में स्ट्रेट, जब इधर उधर होता हूँ ना दाएं बाएं, तो सीधा भी करते हैं, अबे ये थोड़ा सा प्रोग्राम पे ध्यान दे, भटक रहा है भैया। स्ट्रेंथ ऑफ ए मेंबर एनेबलिंग मी टू पास इट ऑन एंड एल्कोहलिक स्टिल सफर। ये फटाफट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कई चीजें ऐसी होती हैं वो ज्यादा जरूरी है इन चीजों से। लेकिन ये चीज भी होम ग्रुप का जो चीज है ना, होम ग्रुप का कंसेप्ट जाने बिना या बिजनेस मीटिंग का कंसेप्ट जाने बिना हम पार्टिसिपेशन को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। हम राइट टू पार्टिसिपेशन को अगर जानना चाहते हैं तो हम ग्रुप में रहते हुए एक तो हमें होम ग्रुप का पता होना चाहिए, और एक दूसरा बिजनेस मीटिंग का प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से हम लोगों को बिजनेस मीटिंग करनी चाहिए, कैसे हम लोगों को हर मतलब ग्रुप का ये कर्तव्य बनता है कि बिजनेस मीटिंग के मुद्दों के जानकारी जो है बाकी मेंबरों को होनी चाहिए, और किस प्रकार ये दो तीन चीजें जो है वो हर प्रत्येक मेंबर का कर्तव्य बन जाता है। अब मैं एलोस्ट्रेशन पढ़ूंगा, पानी पी रहा हूँ। अब एलोस्ट्रेशन पढ़ रहा हूँ जी मैं चौथे, क्योंकि मेन आप लोगों ने बेस ही एलोस्ट्रेशन रखा है इसका। एलोस्ट्रेशन मैं नीचे से ही पढ़ना शुरू करूंगा जी, ऊपर तो उन्होंने बता दिया कि हमारे कॉन्फ्रेंस के पूरे स्ट्रक्चर में इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारे जितने भी विश्व सेवक हैं, ग्रुप है या दूसरे हैं, उनको पूरी तरीके से हम लोगों ने जिम्मेदारी के हिसाब से उचित वोटिंग राइट देना है। और इस चीज को तो हमारी जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस स्ट्रक्चर में सभी जिम्मेदारी के लेवल पर पहले से ही चला आ रहा है। जो सहभागिता का अधिकार है, राइट ऑफ पार्टिसिपेशन है, उसको बनाए रखना, ये विशेष ध्यान रखना कि उन लोगों को वोटिंग राइट मिले जिस अनुपात में जिम्मेदारी, उसी अनुपात में अधिकार और उसी अनुपात में हिस्सेदारी मिले। अब एरो स्टेशन में जी, एरो स्टेशन में द प्रिंसिपल ऑफ राइट पार्टिसिपेशन इज बिल्ट इनटू द जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस थ्रू द कॉन्फ्रेंस चार्टर। ये जो प्रिंसिपल है, ये भागीदारी का अधिकार क्या, ये जो सिद्धांत है कॉन्फ्रेंस चार्टर के माध्यम से जनरल सर्विस में बनाया जाता है। अब कॉन्फ्रेंस चार्टर क्या होता है? चार्टर एक इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो फेलोशिप और ग्रुप यानी कि ग्रुप और बोर्ड के बीच में होता है, ट्रस्टियों के बीच में होता है। ये इसमें लिखा भी हुआ है, चार्टर ट्रूली एंड इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट बिटवीन द फेलोशिप एंड द between the fellowship as a whole and its trustee setting forth mean which a can give worldwide by service। ये चार्टर पूरी ये फेलोशिप और ट्रस्टियों के बीच में एक अनौपचारिक समझौता होता है जो तरीके तय करता है जिससे ए की दुनिया भर में वो जो सेवाएं हैं उसको प्रदान कर सके। तो चार्टर का पता होना चाहिए, उसके चार्टर के माध्यम से राइट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो बनाया जाता है। कहां पर बनाया जाता है जी? कॉन्फ्रेंस में। Voting member including not only delegate but also the trustee and the director of the staff member of a board service and a grapevine। वो कह रहा वोटिंग मेंबर केवल इसमें डेलीगेट ही नहीं होते हैं, इसमें ट्रस्टी भी होते हैं, इसमें डायरेक्टर भी होते हैं AWS के और ग्रेपवाइन के, और बाद में 2 मिनट के लिए बात भी कर लेंगे कितने कितने होते हैं। इन द सेम वे द बोर्ड एंड दीज कोऑपरेटिंग एंटिटी इंक्लूड वोटिंग मेंबर not only trustee but also non-trustee director and paid administration and staff member। और सेम वे में बोर्ड भी इसी तरह जो हमारी संस्थाएं हैं उनके बोर्ड में वोटिंग करने वालों में न केवल ट्रस्टी बल्कि नॉन ट्रस्टी, ये कह रहा है 1 क्लास ट्रस्टी डायरेक्टरों को, वेतन भोगी, प्रशासक और स्टाफ मेंबर भी शामिल है, सबके पास वोटिंग राइट है। द चेयरपर्सन ऑफ जनरल सर्विस बोर्ड अपॉइंट नॉन ट्रस्टी मेंबर टू स्टैंडिंग कमेटी in the order to have the advantage of their expertise and the staff members serve the committee secretary। जनरल सर्विस बोर्ड के जो चेयरपर्सन है उनकी मतलब इन लोग 1 लाख ट्रस्टियों की विशेषता का जो इनके अंदर स्किल है उसका लाभ उठाने के लिए इन लोगों को स्थायी कमेटियों में नियुक्त करा जाता है, इनको रखा जाता है कमेटियों में। और स्टाफ और एक चीज कह रहा है, एडवांटेज टू देयर एक्सपर्टीज एंड स्टाफ मेंबर सर्व द कमेटी सेक्रेटरी, और स्टाफ मेंबर जो है वो समिति सचिव के रूप में काम करते हैं। ये सब उनकी विशेषता या स्किल का लाभ उठाने के लिए इनको रखते हैं, उन्हें कमेटी में उनके प्रोफेशनल स्किल के हिसाब से ना कि फायदा एल्कोहलिक एनोनिमस को मिल सके, उस तरीके से उन लोगों को रखते हैं। अब देखो जी, देयर आर नो सुपीरियर, नो इंफीरियर, नो एडवाइजर। एल्कोहलिक एनोनिमस में ना कोई बहुत बढ़िया है, ना कोई घटिया है, ना कोई बिल्कुल अच्छा है, ना कोई बिल्कुल बुरा है।
ना कोई एडवाइजर है, ना कोई, मतलब उस तरीके से ए के अंदर है ही नहीं। ए के अंदर कोई बहुत बढ़िया, बहुत घटिया या बहुत वाला नहीं है। यहाँ पर मतलब हर 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 एक बंदे का एक अपना वो है। यहाँ कोई इंफीरियर नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई बहुत बढ़िया नहीं है, कोई बहुत घटिया नहीं है। यहाँ पर ये हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि एल्कोहलिक एनोनिमस में किसी भी प्रकार की कोई ए क्लास, बी क्लास या कोई किसी प्रकार की क्लास नहीं है, या किसी भी प्रकार का वो नहीं है कि किसी भी प्रकार का किसी को बहुत बढ़िया बना दे, किसी को घटिया बना दे। ऐसा नहीं है एल्कोहलिक एनोनिमस में। The period new trustee of the General Service Board and the new director of AWS and the Grapevine Board are sometimes surprised to see paid executive staff member and outside accountant attending the board meeting. बड़ा हैरान होते हैं नए ट्रस्टी जो डायरेक्टर होंगे ना, वो कई बार सरप्राइज हो जाते हैं। जो नए ट्रस्टी आते हैं जनरल सर्विस बोर्ड में, या नए डायरेक्टर एडब्ल्यूएस या ग्रेपवाइन के होते हैं, कई बार हैरान हो जाती है कि पेड एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लोग, ये बाहर के अकाउंटेंट वाले, ये बोर्ड की मीटिंग में क्या कर रहे हैं भाई? अरे कमाल है, इनको इनको बोर्ड की मीटिंग में इनको किसने बुलाया है? दे आर इन्वाइटेड बिकॉज द ए ऑफ राइट ऑफ पार्टिसिपेशन। वो भैया किसी के रहमो करम पर नहीं आए हैं, उनको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि एल्कोहलिक एनोनिमस के पास सहभागिता का अधिकार है। Does the trustee as a director and put into direct communication with these workers। और इनको यार डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रखा जाता है, डायरेक्टरों को और ट्रस्टियों को। इनके साथ ये जो पेड वर्कर होते हैं, इनके साथ बिल्कुल डायरेक्ट मतलब सीधा संवाद होता है इन लोगों का। जब ये मीटिंग में भाग लेते हैं, देखते हैं तो बारी काउंटर मीटिंग में आ रही है, ये क्या कर रहे हैं भाई? तो इनको निमंत्रण जो दिया गया वो राइट ऑफ पार्टिसिपेशन के कारण दिया गया है, और ट्रस्टियों और निदेशकों को इन काम करने वालों लोगों के साथ सीधा संवाद में रखा जाता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इस सेंटेंस को मैं कई बार दोहराता हूं बुधवार वाली मीटिंग में। क्यों? फील वांटेड एंड नीडेड। उनको लगे कि उनकी जरूरत है, उनकी आवश्यकता है। वो कोई ऐसे ही नहीं बैठे हैं, कोई वो ऐसा नहीं कि उनको वांटेड और नीडेड महसूस होना चाहिए। Although they do not vote, these worker may freely participate। हालांकि उनके पास वोटिंग राइट नहीं है, लेकिन यार उनका पार्टिसिपेशन जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से वो उनको वो मतलब उनका वोटिंग राइट नहीं है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से उसमें भाग ले सकते हैं। वो फ्री है उस चीज के लिए, हालांकि उनके पास वोटिंग राइट नहीं है, फिर भी वो फ्री है वहां पर आने के लिए या वोट करने के लिए। Bill warned against the possibility of new delegate of trustee trying to weaken, modify, toss out the right of participation। इसको कह रहा था जी मैं। बीडब्ल्यू ने नए डेलीगेटों को, ट्रस्टियों को के द्वारा सहभागिता के अधिकार को कमजोर करने, कम करने, संशोधित करने, खत्म करने की कोशिशों की संभावना के खिलाफ एक चेतावनी देता है। बीडब्ल्यू चेतावनी दे रहा है। He said the argument He cited the argument by delegate to take away the trustee director and the staff member of board of conference। वो कह रहा है कि वो चेतावनी देते हुए कह रहा है कि वह कॉन्फ्रेंस में ट्रस्टियों, निदेशकों और स्टाफ मेंबर के वोट छीनने के लिए डेलीगेट जो तर्कों का हवाला दे रहे होते हैं, तर्क दे रहे होते हैं। इसकी क्या जरूरत है? इनको क्या? Thirdly, he says our trustee and the service worker are not less conscious, experienced and wise than the डेलीगेट। डेलीगेटों को बोल रहा है एक बात सुन लेना, हमारे ट्रस्टी, हमारे पेड वर्कर, हमारे दूसरे लोग ए के अंदर काम करने वाले कहीं भी विवेकशीलता में, इनके अनुभवों में, इनकी बुद्धिमत्ता में किसी से कमतर नहीं है भाई सब ये लोग, बल्कि उल्टा है, इन लोगों के पास सबसे ज्यादा। मैं तो ये मेरा अपना मानना है कि जो पेड एम्प्लॉई है ना, हमारे जीएसटी इंडिया में जो पेड एम्प्लॉई होगा ना, वो सबसे ज्यादा उसको नॉलेज होगा एल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में। भाई सब उसने 24/7 मतलब 365 दिन ए के अंदर काम करना है, उसे सारी इशू का पता होता है। अब सारी इशू का जिस आदमी को पता होगा, वो आदमी के पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा। इसलिए उन लोगों को मतलब उन लोगों को तवज्जो तो वो वाली तवज्जो तो मिलनी चाहिए, फीलड एंड वांटेड, जो ऊपर बात करी गई है। इट वाइटल ही कंटिन्यू टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल राइट ऑफ पर्सन इन द फेस ऑफ एवरी टेंडेंसी बिटल इट डाउन। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है यार, इस अधिकार को ना बचाए रखना है। तो जो कमजोर करने वाले लोग हैं वो उनको खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे, वो नहीं इसको कमजोर नहीं कर सकते। अगर राइट ऑफ पार्टिसिपेशन को प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अंत में फाइनली देयर इज ए सिचुअल रीजन ऑफ राइट ऑफ पार्टिसिपेशन।
अंत में एक आध्यात्मिक कारण भी है राइट ऑफ पार्टिसिपेशन का। ऑल ऑफ अस डिजायर टू बिलोंग, हम सबको बिलोंगिंग होती है अल्कोहलिक एनोनिमस में। राइट ऑफ पार्टिसिपेशन का एक आध्यात्मिक कारण है, सभी यहाँ बिलोंग करने की इच्छा रखते हैं, अपनेपन। नो मेंबर आर सेकंड क्लास, ए में कोई क्लास नहीं है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, यहाँ कोई क्लास नहीं है यार, यहाँ कोई सेकंड क्लास नहीं होती है। The right of participation, therefore, any force tradition to that no member is placed in ultimate authority over another। और दूसरी परंपरा राइट ऑफ पार्टिसिपेशन में, दूसरी परंपरा ये पुष्टि करती है कि कोई भी मेंबर अल्टीमेट अथॉरिटी लेके नहीं बैठा है। या दूसरी तरफ किसी मेंबर के पास दूसरे मेंबर के लिए अनक्वालिफाइड अथॉरिटी नहीं है भाई साहब। हर मेंबर जो है वी परफॉर्म अवर सर्व टास्क बेटर, हर मेंबर जो है वो अपना काम बेहतर ढंग से करता है। व्हेन वी आर श्योर टू बिलोंगिंग, व्हेन वी पार्टिसिपेशन एश्योर दैट वी आर ट्रूली द ट्रस्टेड स्पेंड डिस्क्राइब इन ट्रेडिशन टू। तो मेन चीज क्या है कि अल्टीमेट अथॉरिटी किसी के पास नहीं है, अनक्वालिफाइड अथॉरिटी एक दूसरे के ऊपर नहीं है, सभी अपने कामों को बेहतर ढंग से करते हैं। जब हमें बिलोंगिंग होती है, जब हमें अपने पन का एहसास होता है, हमारी भागीदारी हमें आश्वस्त करती है, हमें एश्योर करती है कि हम सच में अल्कोहलिक एनोनिमस के विश्वसनीय सेवक हैं, और ये ट्रेडिशन 2 के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो है वो काम दिया हुआ है। तो ये जो चीजें हैं, ये हम लोगों को पता चलता है कि ट्रेडिशन 2, अभी क्वेश्चन आंसर जो है चेकलिस्ट के एक बार ले लेते तो बढ़िया रहता है जी। चेकलिस्ट के क्वेश्चन आंसर जो 3 है, नहीं तो फिर 3-15 तो हो गए। हेमंत जी या कौन करें, कौन भाई साहब? रवि जी, रवि। हाँ रवि जी, हेलो सर, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, इज द स्पिरिचुअल रीजन अंडरलाइंग दिस राइट? हाँ, क्या हम सहभागिता के अधिकार के अंदर छुपे हुए आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझते हैं? बहुत बड़ी चर्चा होगी। फोर्थ कंसेप्ट में आध्यात्मिक सिद्धांत है बराबर का अधिकार, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। कोई क्लास नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई मेंबर जैसे उसने बोला सुपीरियर इंफीरियर, टीचर या प्रीचर नहीं है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है। ये में हर एक मेंबर का एक वोट है। जहां जिम्मेदारी है वहीं अधिकार है, और वहीं सहभागिता का अधिकार है। कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं है, कोई एडवाइजर या टीचर नहीं है, कोई प्रीचर नहीं है, और किसी भी मेंबर की दूसरे मेंबर के ऊपर अनक्वालिफाइड अथॉरिटी नहीं है। तो ये सारे के सारे आध्यात्मिक है। और कोर प्रिंसिपल तो हमें पता ही है कि कोर प्रिंसिपल इसका इक्वलिटी है। धन्यवाद। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज इन रीजनेबल पोर्शन मीन्स? हाँ, जितनी जिम्मेदारी है उतना अधिकार है जी। और उचित अनुपात का क्या अर्थ है? उचित अनुपात का अर्थ है कि जितनी जिम्मेदारी है उतना अधिकार है, और उतना ही राइट ऑफ वोटिंग है। या जितनी जहां जिम्मेदारी है वही अधिकार है, वही राइट ऑफ डिसीजन है, वही राइट ऑफ पार्टिसिपेशन है, वही अपील और पिटीशन है। और 10वें कंसेप्ट में जाकर हम लोगों को पता लग जाता है कि पता कहां करें, पता कैसे करें। तो 10वें कंसेप्ट में क्लियरली लिखता है कि एवरी सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी मैच्ड बाय द इक्वल सर्विस। तो वो जाके वहां पर लगा जाता है पता। और एक चीज और वहां पर लिखी हुई है 10वें कंसेप्ट में कि ऐसे अधिकारों का दायरा स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, और हम जाकर परंपराओं में, प्रस्तावों में, गाइडलाइन में, पॉम्पलेट में, जनरल सर्विस मैनुअल में, चार्टर में, बाई लॉ में जाकर हम लोग अनुपात का पता कर सकते हैं कि कहाँ जिम्मेदारी और कितने अधिकार है हम लोग। धन्यवाद। तीसरा क्वेश्चन है, डू आई एक्सपेक्ट दैट बिकॉज आई एम एन ए मेंबर आई शुड बी अलाउड टू वोट इन इलेक्शन एट माई ग्रुप इवन इफ आई एम नॉट एक्टिव मेंबर ऑफ दैट ग्रुप? एनी दूसरे एनी प्रश्न आप नहीं, दूसरे एनी प्रश्न का भी एक भाग। आप हाँ जी, इसमें एनी छोड़ गए। डू आई अच्छा। एक्सपेक्ट दैट बिकॉज आई एम एन ए मेंबर आई शुड बी अलाउड टू वोट इन इलेक्शन एट एनी ग्रुप, मतलब किसी भी ग्रुप में मैं वोट करूं क्या? नहीं, सिर्फ अपने होम ग्रुप में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, ये दूसरे का भी रवि जी आपने ना बीच वाला भाग, डू वी अंडरस्टैंड व्हेन इट इज अप्रोप्रिएट फॉर ए पेड स्टाफ टू हैव ए वोट ऑफ द जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस और अवर लोकल सर्विस स्ट्रक्चर, दूसरे का दूसरा भाग भी है। मतलब
दूसरा प्रश्न 2 भागों में है और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। दूसरे प्रश्न का जो दूसरा भाग है बड़ा ट्रिकी सा पूछा हुआ है इन्होंने, कि क्या हम समझते हैं कि ए में जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके लिए जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में या जितना भी ये एंटर ग्रुप और डिस्ट्रिक्ट कमेटी या एरिया कमेटी में उनका वोटिंग देना कब उचित होता है। उल्टा पूछा है इन्होंने कि उनका वोटिंग देना कब उचित होता है। हाँ, तो स्टाफ की सैलरी, उनके बोनस या उनके हित, मेन चीज क्या है कि जब मान लो मैं पेड स्टाफ हूँ एल्कोहलिक एनोनिमस का, मैं अपनी अपनी अपना अपना एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ, मैं एल्कोहलिक एनोनिमस का पेड स्टाफ हूँ, जब मेरे हितों की चर्चा हो रही है, चाहे वो किसी भी जगह पे हो रही है, मैं जनरल मैनेजर हूँ किसी एंटर ग्रुप में और मेरे हितों की, मेरे बोनस की, मेरी सैलरी की, मेरी चीजों के लिए अगर डिसीजन हो रहा है ना, तो मुझे वोटिंग नहीं वहां पर करनी है। तो मेरे को खुद ही ऐसा नहीं है कि मेरे पास वोटिंग राइट नहीं होगा, राइट ऑफ पार्टिसिपेशन मेरे को सुनिश्चित करता है, लेकिन मेरे को वहां पर वोटिंग नहीं करनी चाहिए। मान लो मेरे बारे में कहीं भी कोई चर्चा चल रही हो अल्कोहलिक एनोनिमस में, तो ये मेरे को ध्यान रखना है कि जहां पर इस प्रकार से मेरे हितों या मेरे लिए बोनस या मेरी सैलरी या मेरे बारे में जो चीजें जिस भी जगह हो रहा हो, तो ये मेरे को ध्यान रखना है, तब उस मेंबर को वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। और मान लो पेड स्टाफ में मेरे विरुद्ध कोई निर्णय लिया जा रहा है, तब भी मेरे को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे विरुद्ध कोई निर्णय लिया जा रहा है और मैं वहां पर बैठा हुआ वोटिंग कर रहा हूं, तो वहां पर भी। तो ये 2-3 चीजों को छोड़ के, और मेन बात ये है, वो बिल में हमने पढ़ ही लिया कि यार उनको वोटिंग राइट ही नहीं, उनको अगर वोटिंग राइट नहीं भी है तो नीडेड और वांटेड जरूर लगना चाहिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये आगे हैं। एक तो हम लोग उनका नॉलेज, जो नॉलेज है ना पेड वर्कर का, वो बहुत स्ट्रांग होगा। जितने भी पेड एम्प्लॉई हैं एल्कोहलिक एनोनिमस से, कोई भी हो, उनके पास नॉलेज मेरे से तो 10 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि उनको कई चीजें ऐसी होती हैं हमें पता ही नहीं होता। जैसे मैंने देखा कि एक पंपलेट था, उस पर 3-4 एरिया में लगे हुए हैं हिंदी करवाने के लिए, और वो पहले से हिंदी का था भी पंपलेट। तो अगर हम किसी पेड एम्प्लॉय को किसी भी पहले पता कर लेते उसके बाद करवाते, तो वो ज्यादा बढ़िया रहता। तो इस प्रकार की जो चीजें है ना, तो नॉलेज, अगर मान लो हमारे डेलीगेटों को, ट्रस्टियों को इतना नॉलेज हो, पूरा प्रॉपर नॉलेज हो, हम पूछें तो और उनके पास इस प्रकार का नॉलेज है, तो इस प्रकार के होश पहुंचना हो कि 4 चीजों पे एक जगह 10 चीजों पे एक भी आदमी काम नहीं कर रहा है और एक काम पे 10 आदमी लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, वो अगर हम लोगों को उस प्रकार से देखनी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा, क्योंकि उस तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए। और क्या आपने पूछा, क्या हमें अपेक्षा करते हैं कि हमें ये मेंबर किसी भी समूह को मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही हम उस ग्रुप के सक्रिय एक्टिव मेंबर हो या ना हो? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। एक होम ग्रुप, जैसे वो एक आधार कार्ड है ना, एक पैन कार्ड है, एक लाइसेंस है, सेम होम ग्रुप भी एक ही होता है। अच्छा, पहले बड़ी, अब पता नहीं वो टाइमर बैठे हुए हैं, इसमें मनी जी भी है, तो कहते हैं कि पहले हमारे जनरल सर्विस मैनुअल में लिखा हुआ था कि एक मेंबर 2 होम ग्रुप रख सकता है। ये मैंने सुना ही बात है, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन कह रही अभी भी पहले, मतलब कुछ साल पहले की बात लोग बता रहे थे कि, लेकिन अब तो यार क्लियर है, अभी पढ़ के हटा हूं ये मैंने, अभी ये ग्रुप कंप्लीट से पढ़ा था, तो वो बिल्कुल क्लियर है जी कि एक ही होम ग्रुप है, एक ही जगह मेरे को वोट करनी है, और मुझे अपनी जिम्मेदारी जो परमानेंट सर्विस है ना, वो भी अपने होम ग्रुप में ही निभानी है। हर ग्रुप में जाके मेरे को बोनी बन जाना है जाके जी, कि हर ग्रुप में जाके मैंने 4-4 जगह अपनी सर्विस या पोस्टें ले रखी हैं, तो इस प्रकार से नहीं करना है। हाँ, स्पॉन्सरशिप का एक होता है कि मैं स्पॉन्सरशिप पर, लेकिन वोटिंग राइट फिर भी नहीं है। मेरे पास एक ही ग्रुप है जो मेरा होम ग्रुप है, वहीं पर मेरे को वोटिंग करनी है, और वहीं पर मेरे को, हाँ, हालांकि कुर्सी लगाना, झाड़ू मार देना, ये छोटी छोटी सर्विस कर देना, या बाकी चीजें बोर्ड लिख देना, या बाकी चीजें करना, ये मैं कई ग्रुप में जाकर कर सकता हूँ, लेकिन होम ग्रुप या वोटिंग राइट मेरे को जो है वो अपने होम ग्रुप में ही है। ठीक है जी। सही है जी। चौथा क्वेश्चन है, डू आई अटेंड माई होम ग्रुप बिजनेस मीटिंग रेगुलरली एज अ पार्टिसिपेंट रेदर देन एन ऑन लुकर? कंसेप्ट है ये, इसमें से तो चेकलिस्ट के क्वेश्चन तो खत्म हो गए जी। अब ये कौन सा प्रश्न है ये? सर ये चेकलिस्ट का ही चौथा क्वेश्चन है सर। ओ माय गॉड, मेरी चेकलिस्ट क्या में तो है नहीं। सर, आप बोलना जी, मेरे बोलना लगे हिंदी,
हिंदी हिंदी कर देना इसकी। क्या सर मैं अपनी बिजनेस मीटिंग को रेगुलर अटेंड करता हूँ या सिर्फ बाहर से देखने के लिए मैं आता हूँ? क्या बात है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो बिजनेस मीटिंग का मैंने पहले भी जिक्र करा था कि बिजनेस मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ग्रुप का। और थोड़ा सा बिजनेस मीटिंग के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि बिजनेस मीटिंग के बारे में नहीं देखा, क्योंकि ग्रुप की है, यहाँ कंसेप्ट के बारे में तो कोई नहीं आता। तो बिजनेस मीटिंग में तो एक चीज उन्होंने बोली है कि बिजनेस जो मीटिंग है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस की बेसिकली जो हम कॉन्शियस की बात करते हैं ना, तो कॉन्शियस जो है ना, ग्रुप कॉन्शियस और वेल इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस, वो हमें यही मिलेगी। और मेन चीज इसमें दो तीन चीजें हैं जहां ये बिजनेस ये निकाल रखा है मैंने बिजनेस मीटिंग का। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज बोली है कि बढ़िया क्या रहेगा, बिफोर वोट इज टेकन इट दैट द मेंबर को टेकन एज रेलेवेंट सब्जेक्ट एज अ हैंड। और सबसे बढ़िया क्या चीज रहता है कि पहले जिस भी इशू पे बिजनेस मीटिंग में चर्चा हो रही हो, उसमें मेंबर के को फैक्ट का पहले से पता होना चाहिए, यानी कि हमें वो क्या बोलते हैं, वो मुद्दों पहले ही बताने चाहिए। और तीन चीजें इसने डिस्कस करी है कि कभी भी अगर हम इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस की तरफ पहुंचना चाहते हैं, तो प्रो एंड कॉन और माइनॉरिटी के बारे में हम लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर मैं टाइम पास करने के लिए बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूं, तो वो ठीक नहीं है जी। बिजनेस मीटिंग तो हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस का ग्रुप का एक बहुत ही ज्यादा जरूरी हिस्सा है, जिसमें मेरे को तीन चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। एक तो सबसे बड़ी बात की, ये मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में किन मुद्दों के ऊपर कितना ज्यादा जरूरी है मेरा एक वोट। मेरे एक वोट के कारण पूरी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़ के हटे हैं कि ग्रुप के पास है, तो मालिक मैं हुआ। और बड़ी विडंबना है कि जिस कंपनी का या जिस दुकान का मालिक मैं हूँ, सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मेरा ये है कि मैं वहां टाइम पास करने के लिए बिजनेस मीटिंग में जो है वो अपना टाइम पास करने के लिए या बाहर से देखने के लिए जा रहा हूँ, और उसमें अंदर जाके एक्टिवली जो पार्टिसिपेशन मेरा होना चाहिए वो नहीं निभा पा रहा हूँ। तो ये तो मेरे को ध्यान रखना है जी। और भी इसमें बिजनेस मीटिंग के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने लिखी हुई है। इवन इन्होंने वो रॉबर्ट रूल की भी इसमें बात करी है बिजनेस मीटिंग में, कि बिजनेस मीटिंग तो रॉबर्ट रूल के सिद्धांत पर होनी चाहिए कि हर एक मेंबर को वहां पर बैठे हुए हर एक मेंबर को जो है वो टाइम मिलना चाहिए या बारी देनी चाहिए जी। हेलो। हेलो। ठीक है सर, सारे क्वेश्चन हो गए सर। ओके सर, ओके ओके। हाँ तो धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया जी। हालांकि एक क्वेश्चन है, ये मेरे को अनुराग जी ने भेजा था यार, वो क्वेश्चन है कि मैंने राइट ऑफ पार्टिसिपेशन का, अब मेरे को वो किताब में मिल ही नहीं रहा अपनी में ना। एक मिनट के लिए तो मैंने ढूंढने की कोशिश करी थी कि अपने घर में अपने काम धंधे में मैं किस प्रकार से राइट ऑफ पार्टिसिपेशन का प्रयोग कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को एक आधे मिनट में मिलता है, मैंने कॉपी खोल रखी है, अगर मिलता है तो मैं बात करूंगा जी। थैंक यू सो मच ग्रुप का, धन्यवाद। थैंक यू राजेश भाई। किसी और भाई का कोई सवाल हो इससे संबंधित, कोई और जानकारी चाहता हो, तो उसका स्वागत है दोस्तों। जी सुनील एम जी। सुनील एल पॉली। यार वाकई बहुत ही अच्छी तरह राजेश जी ने फोर्थ कॉन्सेप्ट को बताया, राइट टू पार्टिसिपेंट, राइट टू वोट। इतना अधिकार मुझे दिया गया है पूरे सिस्टम के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैं इससे थोड़ा सा विपरीत सवाल पूछना चाहूंगा राजेश जी से कि क्या कहीं ऐसा है कि मुझे राइट ऑफ पार्टिसिपेशन है और मैं पार्टिसिपेट नहीं करता, तो मेरा, क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट नहीं करा तो मेरे को वोट देने का अधिकार मेरे से छीन लिया जाए कि भाई साहब आपने पार्टिसिपेट नहीं करा तो आपको वोट देने का अधिकार कैसे है? शायद इसका आंसर तो नो ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या मुझे अपने वोटिंग अधिकार का उपयोग करना चाहिए? ये तो दूसरा क्वेश्चन एथिकली। थैंक यू। हाँ सर, पार्टिसिपेट नहीं करा तो वोटिंग राइट तो नहीं बनता मेरा, फिर वोटिंग राइट नहीं है मेरे पास है, क्योंकि अगर मान लो मैं उस जगह गया ही नहीं, पार्टिसिपेशन ही तय करता है अल्कोहलिक एनोनिमस में। अगर मेरा पार्टिसिपेशन होगा तभी सारे सारे राइट तभी मिलते हैं जी, अधिकार, जिम्मेदारी, राइट ऑफ डिसीजन, अपील, पिटीशन तभी मिलते हैं। तो सबसे टॉप पर आती है मेरी पार्टिसिपेशन। अगर मेरी पार्टिसिपेशन होगी तभी अल्कोहलिक एनोनिमस के सारे राइट, इवन वोटिंग राइट भी मेरे को मिलता है।
धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी। राजीव जी, अभी जैसे आखिरी क्वेश्चन में था कि मैं मूक दर्शक बन करके पहुंच जाता हूँ, जबकि मुझे मुद्दे का नहीं पता और पार्टिसिपेट नहीं किया, कितने टाइम से मुद्दा चल रहा है, और उसके बाद भी मुझे वोटिंग करने का अधिकार है, तो वहां तो है ही ना मेरे को अधिकार। ये किसी भी लेवल पे हो सकता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन जब वोटिंग डे है, कोई मुद्दा उसी दिन नहीं होता ना, वो तो चलता आ रहा होता है काफी टाइम से। और वोटिंग डे के अंदर हूँ, मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं करा, तो क्या मुझे एथिकली वोट करना चाहिए, मैं ये पूछना चाहता था। सर, तो कांग्रेस में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको if वोटों I की have जानकारी होती है, लेकिन जी जी बोलिए रवि जी, बोलिए। Nandu alcoholic, if I have not understood the matter ethically, morally, I have no right to vote. So I will abstain. I am there in the meeting, but I will abstain from voting because I have not understood the topic or issue at hand. So that's the stand I will take. Thank you. लेकिन होता इससे उल्टा है सर, ये बात मानने शराबी के लिए बहुत मुश्किल होती है। अब कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं जिनको उसके बारे में जानकारी है। खैर, ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगी बात है, और ग्रुप का भी सेम ही है, कॉन्फ्रेंस का भी सेम ही है कि बहुत से लेकिन वोटिंग तो करते ही हैं, फिर वो देखा देखी कर देता हूँ, सामने वाले ने हाथ खड़ा करा हुआ है, वो हाथ खड़ा करके जो वोटिंग करके चले आते हैं। नहीं, वोटिंग कार्ड के लिए कॉन्फ्रेंस में ऐसा स्टैंड नहीं ले सकते ना आप। वहां पे यू हैव देयर ऑन सम जॉब, योर फेलोशिप हैज सेंट यू ऑन सम ड्यूटी, यू आर सपोज टू डू दैट ड्यूटी, यू आर बीइंग पेड फॉर इट, पेड इन द सेंस दैट आपको कुछ आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, वहां पे आपको अपना दिमाग चलाना है। यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू टेक ए स्टैंड, यू हैव टू टेक ए डिसीजन, यू कांट एस्केप दैट। इन अ ग्रुप इट्स अ डिफरेंट मैटर। अभी कई हफ्तों से मैं आया नहीं हूँ ग्रुप में, मेरे को मालूम नहीं क्या चल रहा है मुद्दा। उस दिन बिजनेस मीटिंग हो रही है, कुछ डिस्कस हो रहा है, आई हैव नो आइडिया उसका बैकग्राउंड क्या है, तो इसलिए आई विल एब्सटेन ऑन दैट मैटर इन दैट ग्रुप फॉर दैट मीटिंग। बट कॉन्फ्रेंस में देर इज नो एस्केप, यू आर देयर टू टेक ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डिलीवर। थैंक यू। थैंक यू नंदू जी, और थैंक यू राजेश भाई। नेक्स्ट एक दो हैंड रेज हो रहे हैं, एक सनी भाई का है। सनी भाई, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सन्नी, मैं एक शराबी। हाय सनी। मेरा ना एक ये क्वेश्चन है सर कि ना, आजकल ना जब मैं ग्रुप में जाता हूँ तो ग्रुप में ना जैसे कोई न्यू कॉमर आता है तो हमारे सीनियर कहते हैं कि ये ना 3 मेंबर की कमेटी है और ये 3 मेंबर ही उससे बात करेंगे और उससे संभालेंगे। तो सर ऐसा करना ठीक है? मेरे तो सर देखो लगी दिल पे, मेरे ऐसा एक मेंबर हो रहा है जो मेरी साथ की रिकवरी का है 10-11 महीने की। तो सर मेरे को तो लगी दिल पे, अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो हमें क्या फायदा मीटिंग में जाने का? तो सर ये ऐसा करना चाहिए ग्रुप को या नहीं? अब दोनों ही बातें हैं जी, ग्रुप कर तो कुछ भी सकता है। खैर, ग्रुप कॉन्शियस है, जो चौथी परंपरा का मिसयूज, यही तो होते हैं मिसयूज, चौथी परंपरा और दूसरी परंपरा का जो मिसयूज होता है। लेकिन अगर ग्रुप ने 12 स्टेपिंग कमेटी बनाई है, लेकिन अब मेरे को पता नहीं कि 12 स्टेपिंग कमेटी जो है वो सिर्फ हेल्प करने के लिए है, वो ये नहीं है किसी का राइट रोकने के लिए नहीं, कि कोई जैसे लाइफ स्टोरी में, डिजीज में, रिकवरी में, हो सकता है कि मेरे से वो आइडेंटिफिकेशन ना मिले, आपसे 11 महीने वाले को उसको बहुत बढ़िया आइडेंटिफिकेशन मिल जाए। तो इस प्रकार की चीजें करना, ये तो फिर वो और जब भी आप उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे चौथी परंपरा ऑटोनॉमी का अधिकार देती है ग्रुप को, और दूसरी परंपरा से हमने ग्रुप कॉन्शियस करी हुई है। तो इस प्रकार की चीजें होना नहीं चाहिए, लेकिन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर उन्होंने टोलो स्टेपिंग कमेटी बना रखी है कि हैंडल करने के लिए, कि वो स्पेशल किसी को बाद में कोई चीज बताने जा रहे हैं, कई जगह कौन वो शुरुआती स्पॉन्सर उपलब्ध करवाता है ग्रुप, या बाकी चीजें, इस प्रकार से कोई डिसीजन ले रखे हैं, तो भैया उस तरीके से फिर वो उन्होंने हैंडल करने की, या वो सेशनल क्या बोलते हैं, वो शुरू में जो स्पॉन्सर दिलाते हैं, तो उस प्रकार से स्पॉन्सर या कोई स्टेपिंग कमेटी डेवलप करी। लेकिन ये रोकना नहीं चाहिए, न्यू कॉमर को पता नहीं किससे बेचारे को आइडेंटिफिकेशन मिल जाए, रोकना थोड़ा ठीक नहीं है। धन्यवाद।
सर जी आपकी बात ठीक है, लेकिन जो वो है ना सन्नी शराबी, वो ना उन्होंने स्टेप कर रखे, ना उन्हें कुछ पता। रिकवरी उनकी अच्छी है, ये मैं कहता हूँ, रिकवरी बेटर है, लेकिन स्टेप नहीं कर रखे, कुछ नहीं करेगा। तो सर मेरे को ना थोड़ा सा लगा कि यार ये तो गलत हुआ मेरे साथ भाई, इसलिए मैं थोड़ा सा वो था, इसलिए आपसे पूछा। थैंक यू सर। बस सनी जी, एक ही तरीका है, जब मेंबर ज्यादा से ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होंगे तो इस प्रकार की जो गवर्निंग करते हैं ग्रुपों में वो हट जाएगा। लेकिन उस कई बार ग्रुप साथ देता है जी, ऐसे डिसीजन में सबसे गलत चीज क्या हो रही होती है कि ग्रुप साथ दे देता है। ग्रुप कॉन्शियस में उन लोगों को मेजोरिटी में जो है वो ऐसे डिसीजन लेने में मदद करता है। तो ये ग्रुप की गलती है, उसमें उसमें बेसिकली उन 3 मेंबर की कोई गलती नहीं है। ग्रुप में क्यों ऐसे डिसीजन करने का अधिकार दे दिया जाता है ये। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सनी भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि एक शराबी। राजेश जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हम राइट टू पार्टिसिपेशन कहते हैं सर, जैसे मैं अभी हमारे इंटर ग्रुप की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि चेयरमैन उस दिन छुट्टी पे थे, वो नहीं आए। तो एज एज अ ऑब्जर्वर आए हमारे ट्रस्टी साहब ने चेयर करी। तो सर ये अलाउड है? क्योंकि अगर आप एक बात बताइए कि अगर आप वहां पे उस कमेटी के मेंबर ही नहीं है, तो आप कैसे उसमें राइट ऑफ पार्टिसिपेशन कर सकते हैं? ये मेन चीज ये है जी कि नहीं करवा सकते हैं जी। खैर ऑब्जर्वर से चेयर तो नहीं करवा सकते हम लोग। ऑब्जर्वर को अलाउ कर सकते हैं, जैसे बोलने का राइट ऑब्जर्वर को दे सकते हैं या बाकी चीजें कर सकते हैं। ऑब्जर्वर को चेयर नहीं दे सकते हम लोग, ये तो फिर अलग ही एक सीन हो जाएगा। बिजनेस मीटिंग में इवन ज्यादातर ग्रुप जो है ऑब्जर्वर को तो बैठने का अधिकार भी नहीं देते। तो कई ग्रुपों से मैंने पूछा एज ए ऑब्जर्वर क्यों नहीं आने देते, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब हमारी जो ग्रुप कॉन्शियस होती है वो प्रभावित हो जाती है। आप तो 4 लाइनें बोलते चले जाओगे कोई अच्छी अच्छी ट्रेडिशन की। ग्रुप कॉन्शियस क्या है? ईश्वर की आवाज है। अगर राजेश की बात करने के बाद अगर ईश्वर की आवाज को बदला जा रहा है, उस ग्रुप की आवाज को बदला जा रहा है, तो एज ए ऑब्जर्वर भी कई सीमाएं होती हैं। हालांकि अगर मान लो वहां पर जो उनके आईवीआर बैठे हुए थे आपके इंटर ग्रुप में, उन्होंने आखिरकार अलाउ करा होगा, या फिर जो भी वहां पर, अच्छा वहां पर पता है एक चीज और सुनने में आई थी कि जब वहां पर चेयर नहीं आया था तो चेयर की जिम्मेवारी जो सेक्रेटरी निभाता है, तो सेक्रेटरी तो वहीं पर था, तो सेक्रेटरी ने क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठाई? भाई सेक्रेटरी को बोलना चाहिए था कि भैया अगर चेयर नहीं है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है इस चेयर को संभालना। और चेयर कोई भी चेयर जो है, अगर वो अपनी मर्जी से किसी को पोस्ट थोड़ी दे सकता कि मैं किसी भी को भी बोलूंगा कि आज आज का दिन आप मेरे कहने पर इस सीट पे बैठे हो, ऐसा नहीं होता। कई बार सम्मान पूर्वक ओल्ड टाइमर को भी इस प्रकार की चीजें दे देते हैं। जैसे मान लो चेयर कोई बाहर से कोई मेंबर आया, बहुत ओल्ड टाइमर है, तो ग्रुप उनको सम्मानित करने के लिए कुछ टाइम के लिए चेयर पर बैठा देते हैं। ऐसा कई ग्रुपों में मैंने होते हुए देखा है। तो वो एज ए सम्मान ही करते हैं, कोई ज्यादा देर मीटिंग संचालन करने के लिए नहीं हम लोगों को। धन्यवाद। आपका इंटरग्रुप का मैनुअल क्या बोलता है? इन दी एब्सेंस ऑफ सो एंड सो विल चेयर द मीटिंग, ऐसा कुछ तो होना चाहिए मैनुअल में। अगर मैनुअल के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो गलत है। अगर आपके पास मैनुअल नहीं है तो ये तो और भी गलत बात है। थैंक यू। मैनुअल नहीं है जल्दी जी, मैनुअल वो पिछली बार भी पूछा था बुधवार को रवि जी ने क्वेश्चन, तो बोला था कि जनरल सर्विस मैनुअल, वो सॉरी आपके बाइला और वो कहाँ है, गाइडलाइन कहाँ है उनकी एंट्री बुक की, तो उन्होंने बोला है ही नहीं, एंट्री बुक की गाइडलाइन है ही नहीं। सही है। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे राइट हाँ टू। रवि जी। हाँ जी, हाँ जी। रवि जी। यस सर, यस सर। हाँ सुन पा रहे? एक छोटी सी बात थी राजेश जी से और नंदू जी से भी, कि मेरा नाम मणि, मैं कलीगो। हाँ, ये जो एक क्वेश्चन बीच में आया था कि अगर मैं मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है वहां पर, और मैं जाकर क्या ये करूंगा, तो उसमें एक चीज और, ये एब्सटेंट रहने की बात बोले थे, लेकिन उसके पहले हमको एक चांस मिलता है, दैट इज इन्फॉर्म ग्रुप कॉन्शियस। इन्फॉर्म ग्रुप कॉन्शियस एक अल्कोहलिक एनोनिमस में वर्ड है। यदि मेरे जैसा कोई आदमी अगर इनोसेंट है वहां पर, उसके लिए इस चीज को
फिर से वो ग्रुप का चेयरमैन इन्फॉर्म करता है कि हम किस चीज के लिए बहस कर रहे हैं, क्या हमारा मुद्दा है और किस बात के लिए हम वोटिंग चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्म ग्रुप कॉन्शियस। इन्फॉर्म ग्रुप कॉन्शियस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर सेकेंड एडिशन हम लोगों के लिए। और हर एक आदमी को जो इक्वलिटी की बातचीत की है, तो वो इनोसेंट है, इसलिए उसको एब्सटेंट में नहीं रखेंगे आप। एब्सटेंट में तब रखेंगे जब उसको मालूम है और वो इधर भी नहीं देना चाहता, उधर भी नहीं देना चाहता, वो इंटेंशन तो है ही नहीं उसका, इसीलिए उसको एब्सटेंट में नहीं रखा जाएगा। उसको हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये चीज है, उसके बाद में भी अगर वो नहीं देता है तो हम उसको एब्सटेंट में ले सकते हैं। सेकंड चीज मेरी ये बात थी कि वो जो एक पैराग्राफ नंदू जी ने पढ़वाया था नीचे में, तो उससे संबंधित थी कि यदि कभी कोई ट्रस्टी या कोई डेलीगेट माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी में होने के बाद में भी उसके पास सच है ऐसा लग रहा है और बहुत सारे लोग मेजोरिटी में हो गए, तो ऐसे टाइम पर हम उन वर्करों को ओपिनियन लेते हैं। किसी ने कहा है उनका वोटिंग के बाद, ठीक है आप वोट मत दो, उनकी ओपिनियन लेना पड़ता है। छोटा सा एग्जाम्पल है आपके पास में, बहुत साल पहले की बात है, हमारे जीएसओ में एक रिकॉर्डिंग मशीन है जो अरुण के आने के पहले से शायद थी, कि वो उसमें सारे कॉन्फ्रेंस की चीजें रिकॉर्ड होती थी और जब कभी भी कोई ट्रस्टी बोलता था कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, तब हम उसको लेकर के ये करते थे। ऐसा एक बार हुआ था वीर प्रकाश मिश्रा जो ट्रस्टी थे उसके टाइम पर, बालाजी के टाइम पर। तो उस समय में यदि उस मशीन में कुछ खराबी आई है, हमको उसको पैसे रिप्लेस करना है, हजारों रुपए का खर्च है, और ऐसे टाइम पर हाउस ने बोल दिया कि भैया हम खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेजोरिटी में ये हो गए और माइनॉरिटी में कुछ ही लोग हैं कि नहीं लाना चाहिए, तब ये वर्कर बताएंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, वो वहां पर शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। तब हो सकता है कि ये मेजोरिटी वाले उधर टर्न हो कि नहीं यार ये रिकॉर्डिंग मशीन है इसके लिए, क्योंकि 12 महीने वो लोग वहां पे रहते हैं। तो ऐसी चीजें से संबंधित जो फंक्शनिंग में जो चीज होती है, वो वर्कर लोगों को उनको पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है, वो शायद इस पैराग्राफ का मीनिंग होगा, ऐसा मैं समझता था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सो रवि जी। मच मनीष जी, थैंक यू। देखो कितनी बढ़िया है कि कितना बढ़िया चीजें तय मनीष जी ये 5 मिनट में देखो कितनी वो कि भिन्नता निकल के आई कि भैया चौथा कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, अगर किसी आदमी को नॉलेज नहीं भी है, मेंबर को नॉलेज नहीं भी है, तो इक्वलिटी के आधार पर उसको चेयर जो है वो कॉन्शियस के लिए बोले कि इस चीज इस मुद्दे पर जो है वो बात हो रही है, तो समझाना जो है वो जिम्मेवारी। तो थैंक यू सो मच मनीष जी इस चीज को ऐड करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी रवि जी। सर बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है राजेश जी से। सर जैसे हम अपने ग्रुप्स में इंटर ग्रुपों में देखते हैं कि जितने भी पुराने मेंबर्स हैं ब्लीडिंग डिकन जिसको मैं कहता हूं, कि सर वो क्या करते हैं कि अपने ही स्पॉन्सर्स को सिलेक्ट करके आगे भेजे जाते हैं ग्रुपों से इंटर ग्रुप्स में, और उन बेचारों को पता होता नहीं कि ना स्टेप्स का, ना ट्रेडिशन का, ना कॉन्सेप्ट्स का, और वही स्पॉन्सर्स उनको चला रहे होते हैं। तो राइट टू पार्टिसिपेशन तो स्पॉन्सर्स का हुआ, और फिर वो उसके हिसाब से ग्रुप्स को मैनिपुलेट करते हैं, इंटर ग्रुप में ऐसे काम होंगे, या डेलीगेट से अब वो करवाते हैं। तो सर ये इस बात में आपकी क्या राय है? बस मेरी ये राय है जी कि जैसे अब मैं देख रहा हूं, अभी 3 4 5 मेंबर को तो मैं जानता हूं जो 1 और 2 साल की रिकवरी वाले हैं, अभी अभी वो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं ट्रेडिशन कंसेप्ट में। 5 7 10 लोगों को तो मैं जान रहा हूं अभी अभी, साल 2 साल 3 साल और 4 5 साल की ही रिकवरी के बीच बीच के लोग हैं। पहले ये काम 10 10 12 12 साल की रिकवरी वाले नहीं करते थे। तो चेंज जब आएगा ना, जब मेंबर वेल इन्फॉर्म्ड होना शुरू होंगे, तो ये परिवर्तन आ जाएगा और ये झटके से परिवर्तन आएगा। और उन लोगों को भी जब जवाबदेही, देखो जी अकाउंटेबिलिटी बनती है। अल्कोहलिक एनोनिमस में सबसे बड़ी चीज क्या है, जिनकी हम सेवा करते हैं उनके लिए हम उत्तरदायी होते हैं। जब उत्तरदायित्व उनका तय करा जाएगा ना, उन मेंबर से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन मेंबर को बोला जाएगा कि भाई साहब जब आपके पास इस प्रकार की क्वालिफिकेशन नहीं थी, ये मानना नहीं है मेरा कि अल्कोहलिक एनोनिमस क्वालिफिकेशन नहीं मांगता, हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मांगता है। इवन आईवीआर से इंग्लिश और हिंदी मीडियम की उन लोगों से जानकारी चाहिए होती है या बाकी चीजें होती हैं। तो ये बड़ी जल्दी आने वाला परिवर्तन, मेरे को तो 2 4 5 सालों में अगले आने वाले में ये
परिवर्तन नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से ट्रेडिशन के कंसेप्ट की मीटिंग्स हो रही है, टॉपिक पे चर्चा हो रही है, मेंबर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये बेचारे जो है वो ये भी बेचारे ये मेंबर ही हैं, लिविंग लेकर हमारे साथ के ही लोग हैं, ये बेचारे बड़ी जल्दी से सुधार में आएंगे और फिर ये इस प्रकार के जो मठा बना के जो ए को चलाने की कोशिश हो रही है अपने आप हट जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद रवि भाई। किसी और भाई का कोई सवाल? हेलो हेलो, क्या जी मैं पूछ सकता हूँ सवाल? जी जी बोलिए सर। मेरा नाम अरुण है, शराबी हूँ। यार हो जाएगा ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ कॉन्क्रीट सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना। कुछ सॉल्यूशन, कुछ सुझाव दे सकते हैं इसके लिए? मेरे मन में तो एक सुझाव आता है, जैसे हम ग्रुप की इन्वेंटरी लेते हैं वैसे इंटर ग्रुप की इन्वेंटरी ले लें, शायद उसमें से कुछ निकलेगा और बाकी सभी फेलोशिप को पूरा पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और अनुभव क्या है। जो जो इंटर ग्रुप में ऐसी चीजें हुई है, उन इंटर ग्रुप से और नए इंटर ग्रुप पैदा हो गए हैं। काफी सारे ग्रुप्स ने अलग होकर अलग इंटर ग्रुप बनाया है, ये भी तो फैक्ट है ना। तो अगर हम इन्वेंटरी लेते हैं तो शायद हमें पता चल जाए। थैंक यू।